जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए भाई, राधे 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 राधे। आज तो मेरे भाई संडे का दिन है और आज मुझे लगता है कि लगभग 1 या 1.5 साल के बाद में मैं संडे के दिन क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, बट मज़ा भी आ रहा है मुझे। ठीक है, पहले ही कहा था यहाँ पर कि ये 45 दिन 45 मैराथन एक सिलेक्शन की उम्मीद नहीं, सिलेक्शन की गारंटी है। जहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है यहाँ पर कि हम आपको इतना शिक्षित करें, इतना सशक्त बनाएं कि आपका सिलेक्शन हो और निश्चित रूप से हो और आप तरीका समझ पाएँ यहाँ पर कि सिलेक्शन लेने का सही तरीका बच्चों यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे। जल्दी से फटाफट सभी के सभी जो है वो सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हर जगह पर मेरे भाई शेयर कर दीजिए। तो जल्दी से बताओ, हाउस द जोश, कैसा है आप लोगों का जोश मेरे भाई? क्या आप एक्साइटेड हैं आज के मॉक टेस्ट के लिए? बताइए, आर यू गाइज एक्साइटेड? चलो भाई, जी हाँ सर, बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है फिर। अगर आप एक्साइटेड है तो बहुत ज़बरदस्त भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो फिर मेरे भाई यहाँ पर आज का सेशन शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सवालों को लगाते हैं, बढ़िया तरीके से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन एक आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आए और आपको ये बताए कि मॉक टेस्ट असल में देते कैसे। देखो, पढ़ चाहे जितना भी लो ना दोस्त, अगर तुमने मॉक टेस्ट के ऊपर में बढ़िया पकड़ नहीं बनाया तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुमने काफ़ी सारे टॉपर्स की वीडियो देखे होंगे जहाँ पर तुमने सुना होगा कि मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन वो मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम लोग उसके ऊपर में 2-4 मिनट चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस के ऊपर में चलेंगे और तब हम सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मॉक टेस्ट की आवश्यकता क्यों कही जाती है। देखो, अगर मानो कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ नॉर्मल सा मेरे भाई यहाँ पर, और मैं मैथ्स को मान लीजिए कि यहाँ पर 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं मैथ्स को 1 घंटे पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन लगाऊंगा? 20 क्वेश्चन लगाऊंगा या 30 क्वेश्चन लगाऊंगा हद से हद। या अगर मानो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो लगभग इतना ही क्वेश्चन हो गया। जीएस अगर पढ़ रहा हूँ तो 30 40 50 या इतने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा अपना पूरा फुल्ली अटेंटिव आप नहीं रहते हैं, आप अपने ब्रेन का जो है पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, अपने नॉलेज का पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा हल्का वल्का लेकर के आप इतना बना रहे होते हैं, मतलब एक एग्रेशन नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त में। ठीक है, लेकिन वहीं बात जब हम मॉक टेस्ट को लेकर के आ रहे होते हैं और जब आप मॉक मेरे भाई संडे के दिन देते हो, तो मॉक जब आप 1 घंटे का पेपर दोस्त जब देते हो ना, तो यहाँ पर इस 1 घंटे के पेपर में कहानी क्या होती है कि न सिर्फ आप मैथ पढ़ते हो, न सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ते हो, न सिर्फ आप रीजनिंग पढ़ते हो, न सिर्फ जीएस पढ़ते हो, बल्कि आपको मेरे भाई सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो एक बार गो थ्रू होने का मौका मिलता है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइमर आपका बीत रहा होता है वैसे वैसे आपके ऊपर में प्रेशर बन रहा होता है कि यार क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। यानी ये जो परफॉर्मेंस है ये प्योरली प्रेशर के अंदर में है, और प्रेशर के अंदर में है तो यहाँ पर ये वाली परफॉर्मेंस के ऊपर में जितनी प्रैक्टिस करोगे कहीं ना कहीं पेपर में तुम्हें उतना फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो एक एस्पिरेंट का अगर 50 60 70% तक सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो दो बातों के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। पहली बात कि मॉक टेस्ट कब देना है, दूसरी बात मॉक टेस्ट कैसे देना है, और तीसरी बात बाद में उसको एनालाइज कैसे करना है। 3 से 4 मिनट का वक्त लेंगे आपसे और आपकी सारी बातें क्लियर करेंगे। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर मॉक टेस्ट कब देना है ये हम आपको बताते हैं। मॉक टेस्ट मेरे भाई यहाँ पर जो है, जब आपका 50 से 60% सिलेबस हो जाता है तब आप मेरे भाई यहाँ पर संडे के दिन, तब आप यहाँ पर हर संडे को सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाओ, सिर्फ एक, बस बात ख़त्म यहाँ पे। और आपका अगर सिलेबस मान लीजिए 70% तक आपका सिलेबस पहुँच जाता है, ठीक है, अपने हिसाब से, तो फिर आप यहाँ पर जो है लगभग मेरे भाई हफ्ते में 3 दे सकते हो, 3 मेरे भाई यहाँ पर पर वीक, 3 मॉक पर वीक दे सकते हो अगर आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 3 मॉक पर वीक आप कर सकते हो। और अगर आपका मेरे भाई यहाँ पर मान लीजिए कि पूरा पूरा सिलेबस अगर आपका 100% हो गया, हालांकि 100% सिलेबस कभी भी किसी का भी नहीं होता है, सबकी नज़रों में सिलेबस थोड़ा बहुत बाकी रहता है, तो आप यहाँ पर डेली एक मॉक टेस्ट मेरे भाई दे सकते हो, इसमें कोई देर की बात नहीं है। ये आपका मेरे भाई पहली बात तो तरीका होना चाहिए कि सर अगर मेरा इतना हो गया तो मैं ऐसे दूंगा, 70% हो गया तो हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट देंगे, और पूरा हो गया तो लगभग डेली एक मॉक टेस्ट देंगे ही देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर उसके बाद में मॉक टेस्ट देंगे, क्यों देंगे मेरे भाई यहाँ पर, उसके फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स यहाँ पे। अगर हम बात करें फ़ायदे को लेकर के, तो देखो सबसे पहली बात, जब यहाँ पर तुम मॉक टेस्ट देते हो, तो जैसे मानो अगर तुम डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर ऑल्टरनेट तरीके से दे रहे हो, तो पहली बात यहाँ पर आप ट्रैक के ऊपर में रहते हैं, आप ट्रैक से ज़्यादा बाहर नहीं भटकते हैं। आपको ये पता है यहाँ पर कि ये मेरा सिलेबस है, मुझे इतना पढ़ना है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, आपको देखता है यहाँ पर चोल साम्राज्य से क्वेश्चन आया है, मुगल से ऊपर क्वेश्चन आया है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर में क्वेश्चन आया है, तो आपके मन में बाद बाद ये हिंटर होते रहता है कि यार मुझे ये पढ़ना है। जब आप मॉक टेस्ट में कोई ऐसी वोकैबुलरी देखते हैं जो आपको लगता है अरे यार कल ही किताब में इसको देखी थी लेकिन मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था कि ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने देखा ये क्वेश्चन आया यानी पेपर में आ सकता है, और आ सकता है तो यानी ये मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको कहीं ना कहीं ट्रैक में रखने में काफ़ी मदद करता है। आपको दिख रहा होता है कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन गलत है, आपको दिख रहा होता है मेरे भाई यहाँ पर आपका प्रिज्म पिरामिड का फॉर्मूला आपको नहीं याद है, ठीक है, तो ये एकदम आपको ट्रैक पर रखेगा। साथ के साथ मेरे भाई जो बोलते हैं ना कि हमें हमारी औकात बताते रहेगा, हमें हमारा नॉलेज बताते रहेगा, हमें हमारी जानकारी बताते रहेगा, और बार बार ये बताते रहेगा यहाँ पर कि बेटा तुमको कितनी मेहनत करनी है और अभी कितना तुम्हारा सिलेबस बाकी है और उसके ऊपर में कितना फोकस करना है। तो ये पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम है आपका, जो आपको ट्रैक करके आपका रिपोर्ट आपको देते रहता है। दूसरी बात यहाँ पर, अगर आपको अपनी कमियां पता करनी है तो मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, आपको मेरे भाई आपके वीक और आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके पता चल जाएंगे, और अगर आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे ना, तो उसके ऊपर में आप बेहतर काम कर पाओगे। अगर आप मॉक टेस्ट कभी नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आप टैकल कैसे करते हो, फिर पता चले कि अच्छा ठीक है ये तो बन जाता है, बट रियल मतलब परफॉर्मेंस तो तब है ना जब प्रेशर आपको दिया जाए, और जब प्रेशर में जब ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होते हैं, जब वहाँ पर नहीं बनता है तो महसूस होता है आज अगर मेरी ये स्थिति है तो पेपर में मेरी स्थिति क्या होगी। इस बात की कल्पना करके आप उसके ऊपर में काम करना शुरू करते हैं, और तब जाकर के आपके अंदर धीरे धीरे निखार आने लगता है, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिट्स होता है मॉक टेस्ट के यहाँ पे, तो इसको देना ज़रूरी है। अभी आप लोगों की जो स्थिति है उसके हिसाब से मुझे लगता है संडे के दिन एक मॉक टेस्ट दो। इसमें भी लोग मेरे से पूछेंगे सर किसका मॉक टेस्ट देना चाहिए। देखो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, सब अपने जगह पर बेहतर करती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इंटरव्यू लूँ और सारे के सारे टॉपर आकर के एक ही मॉक टेस्ट का नाम ले। कभी कोई किसी कंपनी का नाम लेता है, कोई किसी कंपनी का नाम लेता है, सब अलग अलग सोर्सेस को फॉलो कर रहे होते हैं। एट द एंड में बस ये होता है कि सर हम उससे अपनी गलती को निकालते हैं, हम उसके ऊपर में सुधार करते हैं, और ये हमारा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है और हम इससे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। शुरू में आपका स्कोर थोड़ा सा जो है स्टक भी होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट भी आएगा जहाँ पर 120 से 140 के बीच में आपका स्कोर जाकर के रुक जाएगा। आप बहुत मेहनत करोगे, स्कोर नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ वो वक्त होगा कि वापस से जाकर के अपने लेफ्ट टॉपिक्स को कंप्लीट करिए जो छूट रखा है, जिनमें आपसे गलतियाँ हो रही हैं, फिर देखना एकदम से रैंडम से बहुत तेज़ी में आपका स्कोर भागेगा। तो इसीलिए ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन पर आकर के कहूँ तो मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मॉक टेस्ट देना जितना ज़रूरी है उससे कई गुना ज़्यादा उसकी एनालिसिस करनी ज़रूरी है। अब एनालिसिस कैसे करें, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है। लोग ये पूछते हैं सर एनालिसिस कैसे करें। बहुत सिंपल है मेरे भाई, यहाँ पर 3 बातों के ऊपर में फोकस करो। सबसे पहला यहाँ पर ये फोकस करो जो तुम्हारे गलत क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पर वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। जो तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें ये देखो कि क्या जो सवाल तुमने गलती की है, क्या अधूरी जानकारी की वजह से गलती की है, क्या वो सिली मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं, या क्या वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स के हुए हैं। जिस तरीके से अगर मानो तुम्हें वो चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं और इसी वजह से तुम्हें वो क्वेश्चन रॉन्ग करना पड़ा या स्किप करना पड़ा, तो मेरे भाई उसको इमीडिएट तत्काल प्रभाव में उसी समय पर उस टॉपिक को कंप्लीट करने का ठान दो। एक डायरी में लिख दो आज के मॉक टेस्ट में रीजनिंग के ये 2 चैप्टर, इसके ये चैप्टर, इसके ये चैप्टर में मेरे से गलतियां हुई हैं और अगले 1 हफ्ते के अंदर में मुझे ये सारा का सारा कंप्लीट करना है। यूट्यूब के जितने टीचर मिल जाए उस टॉपिक के, डायरेक्शन अगर तुम्हारा गलत हुआ सबसे डायरेक्शन पढ़ डालो कि आज गलत हुआ है लेकिन जीवन में दोबारा गलती नहीं करूंगा। वो सचिन को एक बॉलर ने आउट किया था 0 पे और बहुत ही ज़्यादा वो एकदम जश्न मना रहा था, तो उसके बाद में सचिन उनके पास में जा करके बोले ये आपके ज़िंदगी का आखिरी जश्न मेरे लिए हो सकता है, यकीन मानिए मैं आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी भी यह मौका नहीं देने वाला हूँ। और एक वो दिन था, एक उसके बाद में कई सारे मैचेस दोनों ने साथ में खेले, लेकिन उसके बाद कभी भी वो बॉलर सचिन को 0 पर आउट नहीं कर पाया। 0 पर आउट किया, उनको आउट ही नहीं कर पाया। सोचो यहाँ पर तो बोलने के पहले वो कॉन्फिडेंस था और उसके बाद में सचिन ने इतनी मेहनत की कि वो बॉलर 10 जन्म करके हार गया मेरे भाई, लेकिन वो उनको आउट कभी कर ही नहीं पाया। सोचिए इस बात को लेकर के। तो उसी तरीके से अगर आपसे एक बार गलती हो गई ना, अपने मन में मेरे भाई इतना ठान लो कि आज ये गलती हुई है लेकिन दोबारा ये गलती करने का मौका हम तुम्हें नहीं देंगे।
मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस कदर से आप उस टॉपिक को पढ़ डालिए। तो रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर में ऐसे काम करिए। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है जो क्वेश्चन आपने स्किप किया था। आप ज़रा ये सोचिए कि आपने स्किप क्यों किया। अगर आपने स्किप किया कैलकुलेशन की वजह से, तुरंत कैलकुलेशन की वीडियोस को देखो, तुरंत कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बंद करो, और उसके बाद में काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन है जिसको यूज़ में लेकर के आओ और अपना फ़ायदा उठाओ। ठीक है, अगर वो इनकम्प्लीट टॉपिक है तो फिर उसके ऊपर में भी काम करो। तीसरा पॉइंट आता है जिसको आपने अटेम्प्ट तो मेरे भाई किया था, लेकिन आपने बाकी लोगों से ज़्यादा समय ले लिया। आपका जो एवरेज टाइम था यहाँ पर वो औरों की तुलना में बहुत ज़्यादा था। तो अगर आपका एवरेज टाइम बहुत ज़्यादा था, इसका मतलब आपके में सही अप्रोच की कमी है। आप क्वेश्चंस को देख करके बनाना तो शुरू कर देते हो, लेकिन आप ये नहीं समझते कि यार इसका वो बेहतर तरीका भी हो सकता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे टेस्ट खत्म होने के बाद में तब आराम से अपने दिए गए सवालों को एक बार देखो प्यार भरी नज़रों से कि यार ये एवरेज का क्वेश्चन था, क्या मैं इसमें डेविएशन लगा सकता था, यार ये इस टॉपिक का क्वेश्चन था, क्या लगा सकता था। यकीन मानो मैं मॉक टेस्ट के स्कोर को कभी भी दिल से लेकर के नहीं गया। उसके बाद में चाहे मेरा सवाल गलत है या मेरा सवाल सही है, मैं हर सवाल में एक बेहतर अप्रोच की तलाश करता था कि यार ये ऐसे ही क्यों है, इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे बेहतर क्यों नहीं बना सकते हैं, और हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता था। और आज यही कारण है कि जो मैं आज आप लोगों को पढ़ा पाता हूँ वो मेरा खुद का किया हुआ रिसर्च है, खुद की हुई मेहनत है, जो आपके सामने मैं परोस पाता हूँ और आप उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। अगर शायद मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया होता, बाकी लोगों की तरह मैं भी एक्सेप्ट करने की भाव रखता, एक्सेप्टेंस की भाव रखता, ठीक है जो है जैसा है सही है, इतने में तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद मैं कुछ नया आपको डिलीवर नहीं कर पाता। तो ये एक्सेप्टेंस की भाव को ख़त्म करके कुछ नया मेरे भाई यहाँ पर आप भाव लेकर के आइए और बढ़िया तरीके से उसके ऊपर में काम करके उस एवरेज टाइम को कम करिए, तभी पेपर में भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं सारे सब्जेक्ट का तो आपको मॉक टेस्ट नहीं करवा सकता हूँ, अपने लेवल पर मेरे भाई मैं मैथ्स की शुरुआत कर सकता हूँ। तो आज मैं आपको 25 क्वेश्चन मैथ्स के कराऊंगा, और इसके अंदर मैं बहुत तरीके से जो है हम आपको एक्चुअल में बताएंगे कि आपको मेरे भाई पेपर में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना था। ठीक है, बाकी 45 दिन 45 मैराथन में हमारे ये टॉपिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और प्लेलिस्ट में भी जा करके जो टॉपिक पढ़ना है आप उसको पढ़ सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल पे, और एकदम धुआंधार तरीके से सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे। पेपर पेन उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो, आंसर देना शुरू करो। ये तुम्हारा अधिकार है, तुमसे कोई नहीं छीनेगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बहुत बेसिक्स में हम नहीं घुसेंगे, हमें सीधा सीधा आंसर चाहिए। पेपर पेन उठाइए, तुक्के नहीं चलेंगे भैया, आंसर दो यहाँ पे, जल्दी से आंसर देना शुरू करो। सबसे पहला सवाल CHSL का मेंस का सवाल है। कहा गया 11 का स्क्वायर और मेरे भाई इसके स्क्वायर के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पर 11 देखो, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना है तो 144 है, और इसका स्क्वायर कितना 121 है। दो लोगों के बीच में कितनी संख्या है, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, तो मेरे भाई इनका डिफरेंस निकालते हैं, और इनका डिफरेंस जितना भी आता है उसमें से -1 कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 में से आप एक घटा दीजिए तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आएगा, 22। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, दो लोगों के बीच में कितनी संख्या, जैसे 3 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है 4, बट कैसे पता चलेगा, 5 - 3 2 आएगा, उस 2 में से भी 1 घटा दो, डिफरेंस में से 1 घटाना है तब जाकर के बात बनेगी, डिफरेंस में से 1 घटाना है तब जाकर के बात बनेगी यहाँ पे। चलो फेज 12 का एक क्वेश्चन है, फटाफट मेरे भाई सारे के सारे लोग आंसर देना शुरू करें। सवाल यहाँ पर क्या है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इतना सेंटीमीटर आयतन वाले, मतलब सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यहाँ पर क्या है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हैविंग वॉल्यूम इतना। अगर यहाँ पर उसकी वॉल्यूम इतनी है तो वॉल्यूम की बात करें तो मेरे भाई स्फीयर की वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो 4/3 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई पाई हो गया, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, और ये हमारा बराबर है किसके, तो ये हमारा बराबर है 388 और 08 के। तो 4/3 पाई r³ की वैल्यू हमारी इतनी है, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, तो रेडियस पूछा गया है। अगर हम 11 से काटे तो 2 बार में, और अगर 11 से काटे 3 बार में 33, 33 के बाद में यहाँ पर 5 बार में 55, फिर मेरे भाई 2 बार में इतना, फिर 8 बार में इतना। अगर आप काटोगे तो सीधा सीधा 8 से दोस्त यहाँ पर काट लो, 8 से काटोगे तो 8 का 4 गुना 32 है, 8 का 4 गुना 32 है, और यहाँ पर इतना है। बेसिकली r का जो क्यूब है मेरे भाई यहाँ पर, ये 21 के स्क्वायर में 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 का क्यूब बन जाएगा। तो r का क्यूब 21 के क्यूब के बराबर, तो रेडियस हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा इतना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। हालांकि एक छोटा सा काम आप कर सकते थे, और यहाँ पर वो कर सकते थे कि अगर आपको कम समय में तुक्का लेना है, अगर आपको कम समय में तुक्का लेना है मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो
मैं आपको सीधा सीधा बताता, 1 सेकंड में इस सवाल का आंसर देना था, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आंसर दे देते। बोलते क्यों सर? क्योंकि इसीलिए क्योंकि सर बाकी 4 ऑप्शंस में ना ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब बोलोगे 7 का ही मल्टीपल क्यों चूज़ करें? कारण बताते हैं। जब मेरे भाई यहाँ पर तुम वॉल्यूम को निकालोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? तो बोलोगे सर 4/3 होगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मतलब ये पाई 22/7 होगा, और फिर रेडियस का क्यूब होगा। ठीक है, जहाँ तक हम वॉल्यूम को देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर ये नंबर ना डेसिमल में है और ना ही नंबर सर ये फ्रैक्शन में है। इसका मतलब सर यहाँ पर क्या होगा, अगर ऊपर वाली संख्या एक फ्रैक्शन में मुझे चाहिए, तो यानी नीचे वाली जो संख्या है 3 और 7, सर यहाँ पर ये पूरा पूरा 21 को काटेगी, यानी ये 21 जो है पूरी तरीके से रेडियस को काटेगी। यानी इतना कंफर्म कर लीजिए सर यहाँ पर कि रेडियस के अंदर में सर 3 का भी अंश होना चाहिए और 7 का भी अंश होना चाहिए, और 3 और 7 का अंश होने का मतलब सर इसको यहाँ पर कितना होना पड़ेगा? 21 होना पड़ेगा। तो पीछे वाला जो तरीका था वो सर बेसिक एक अप्रोच था। ये वाला तरीका जो होता है ये पूरी दुनिया लगाती है, ऐसे लगा करके हमने बता दिया, लेकिन एग्जामिनेशन मेथड ये बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में जो मेथड आपको अप्लाई करना था वो ऐसे, चूंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है, ठीक है, ये पूरा पूरा अपने आप में एक इंटीजर दिया गया है। इंटीजर होने का मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचने का मतलब 3 और 7 का मल्टीपल, दैट इज़ यहाँ पर 21 जो होगा आंसर होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो सोचना शुरू करो। ठीक है, 441 स्क्वायर है, क्यूब नहीं। मैंने भी वही बात कहा, ये 21 का स्क्वायर है और ये 21 जा करके मल्टीप्लाई करेगा, तो 21 के स्क्वायर में 21 का मल्टीप्लिकेशन, तो 21 का क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिक से भी देखा और हमने स्मार्ट अप्रोच से भी सवाल को देखा है। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी पेपर को देते वक्त में नज़र तुम्हारी मेरे भाई, चाल तुम्हारी चीते की रहे ना रहे, नज़र तुम्हारी बाँझ की ज़रूर होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को तुम देखो एक बार। ये सवाल तुम्हारे सामने पूछा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर हर स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त हो और वो संख्या 11 से विभाज्य हो। भाई साहब देखो, आज मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें मॉक टेस्ट वाला अप्रोच बताने आया हूँ, और मॉक टेस्ट वाले अप्रोच में मेरे लिए सिर्फ एक लाइन बहुत भारी है, और वह यह है, वह संख्या 11 से विभाज्य हो। तो मैं बाकी सवाल के किसी भी अंश या किसी भी भाव को नहीं देखूंगा कि क्या कहा गया है, सिर्फ इतना देखूंगा 11 से विभाज्य हो। इनमें से कौन ऐसी संख्या जो 11 से कटे? तो यहाँ पर 6 और 1 मेरे भाई 7 है, और 9 और 2 11 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सर यहाँ पर ये 11 है, 11 में से 7 घटाते हैं 4 आता है, 4 कभी भी 11 से नहीं कटेगा। सर ये 9 है और ये 0 है, 9 सर यहाँ पर ये 9 है और ये 0 है, 9 माइनस 0 9 आएगा, ये कभी 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, सर यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पर 1 है, तो सर 8 में से 1 गया तो 7, ये कभी 11 से नहीं कटेगा। जब 3 ऑप्शन नहीं कटेंगे तो यही हमारा क्या है? आंसर है। और अगर आपको चेक करना है तो आप कर लीजिए, 8 + 1 9, 0 + 9 9 माइनस 9 0, 0 इज़ डिविजिबल बाई इतना। तो हमें नहीं जाना बेसिक से भाई, क्यों जाएं हम? हमें यहाँ पर एग्जामिनर को अपने नॉलेज नहीं दिखाना, उसको इस बात से मतलब है कि तुमने जो टिक किया वो सही किया है कि नहीं किया, बस बात खत्म है भाई। ठीक है, ध्यान रखो। आ जाओ चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई। यहाँ पर यहाँ से लेकर के हमारे सामने यहाँ तक दिया गया है और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर किसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी होगी। तो 1/3 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई जो जो बातें दी गई है, देखो कितना डॉट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर आपको बकायदा मेरे भाई यहाँ पर 4 डॉट आपको लगाने हैं। इसको सॉल्व करने का सुपर डुपर हिट तरीका हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम वाला मेथड हम आपको बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं। और आंसर किसी का रुकना नहीं चाहिए, सारे के सारे आंसर देंगे और लाइक करते रहेंगे सेशन को। ठीक है, तो ये 4 डॉट आपके हैं तो रख दो, +2 -2 +1 -1, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर रखो। +2 मतलब देखो असल में हर जगह पर क्या होगा, हर जगह पर 1 है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई तो 1 से ही होगा, और यहाँ पर क्या है प्लस मेरे मतलब यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर आप यहाँ देखोगे तो तरीके से, ठीक है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो आप यहाँ पर लिख दो मेरे भाई सर ये प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया। ये काम हमें मेरे भाई यहाँ पर करना पड़ेगा।
ये काम हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। डन है मेरे भाई, यहाँ पर समझ लीजिए बात को लेकर के, ठीक है। तो अब असल में तरीका क्या है मेरे भाई, हर किसी के ऊपर में यहाँ पर 1 है, तो आप ऐसे मान करके चलो कि सर हर किसी में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में सर यहाँ क्या है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, तो यहाँ 2 बस लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 1 है, और मेरे भाई यहाँ पर 1 है, ये बाद में हम आपको समझा देंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर बता करके चलिए, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं सारी बातें रिपीट कर देता हूँ, सारी बातें आपके सामने लिख देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पहली बात आपको क्या लिखना है, 1 और 3 है, तो आपको 1 और 3 लिख देना है। फिर 1 2 3 4 डॉट है, 1 2 3 4 डॉट आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में यहाँ 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, तो आप यहाँ पर मेरे भाई लिख दीजिए सर 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। फिर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो यहाँ लिख दीजिए सर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 से 3 को मल्टीप्लाई करके पीछे वाले संख्या को क्या करना है, प्लस। तो 2 इंटू 3 6, 6 जमाई कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके पीछे वाले को करना है माइनस, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर पीछे वाले को क्या करेगा, माइनस। 2 सते 14, और 14 में से 3 गया मेरे भाई, 14 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा मेरे भाई। 14 में से 3 गया तो कितना है, 11। ये इससे मल्टीप्लाई होकर पीछे वाले को क्या करेगा, प्लस, तो 11 जमा 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई करके पीछे वाले को करेगा माइनस, तो मेरे भाई यहाँ पर 18 माइनस 11, देखो ये इससे मल्टीप्लाई करो 18, 18 में से 11 गया तो हो जाएगा मेरे भाई 7। अब यहाँ पर आपका जो आंसर है वो मेरे भाई आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सर इसकी वैल्यू को लेकर के कि सर इसका आंसर हमारा कितना होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब एक ही संख्या के नीचे पूरा पूरा गांव हो तो ये ऊपर आता है और ये नीचे आता है, लेकिन जब साइड में कुछ मेरे भाई यहाँ पर दिया गया हो तो बहुत तरीके से हम बताते हैं। सबसे अंतिम वाले पद को सबसे ऊपर में रखेंगे और इसके पिछले वाले पद को नीचे में रखेंगे, और 7/18 हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 7/18 ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो देखो असल में क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग लैडर वाले क्वेश्चन, और अगर किसी को भी डिटेल में पढ़ना है तो तुम यूट्यूब पर टाइप कर सकते हो लैडर वाले सवाल बाई आदित्य रंजन सर या लैडर क्वेश्चंस बाई आदित्य रंजन सर। बहुत तरीके से 1 घंटे की वीडियो तुम्हारे सामने आएगी, उसके अंदर में पूरा विस्तार से फ्रॉम ज़ीरो मैंने स्टार्ट किया है और तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो तुम उसको पूरा पूरा पढ़ पाओगे और तरीके से मेरे भाई यहाँ पर समझ पाओगे, जान पाओगे, ठीक है। बाकी मेरे भाई यहाँ पर कल जो है कल मंडे है, बिल्कुल कल रात के 8:30 बजे सारे के सारे लोग ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आप लोगों की जीएस की जो नंबर 1 किताब है शिवास्त्र मेरे भाई यहाँ पर, उसका इंग्लिश वर्जन आने वाला है। जैसा मैंने बच्चों से कहा था 10 जून को किताब तुम्हारी आ जाएगी, तो 10 जून के पहले ही आके संभावना है। बहुत मेहनत में काम हो रहा है, आज भी पूरा दिन अभी काम हो ही रहा है, तो कल रात 8:30 बजे मेरे भाई इसकी इंग्लिश वर्जन आएगी और तरीके से आपको सारी बातें दिखाई जाएंगी। तो जुड़िएगा कल रात 8:30 बजे, आपके अपने शिवास्त्र के लिए आपका जीएस का भी समाधान कल रात में हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो देखते हैं 5 नंबर ये सवाल जो है ये कितने लोग बना पाते हैं। आ जाओ चलो, कल आ रही है मेरे भाई तुम्हारी शिवास्त्र की इंग्लिश वर्जन, ठीक है, खुश हो जाओ एकदम ठीक है। थैंक यू फॉर इंग्लिश वर्जन। बहुत तुम लोगों ने मेरे भाई मैसेज किया, हर जगह पर तुम लोगों ने मैसेज किया, इतना मैसेज किया कि तुम लोगों ने एकदम परेशान कर दिया था, ठीक है। तो हमने कहा कोई बात नहीं यार, दिन रात एक करके हमारी पूरी टीम लगी रही और इसको बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने बनाया। तो हमने कहा कल बच्चों के सामने इसको रखेंगे और एक एक चीज़ हम लोग दिखाएंगे, सारी बातें हम लोग बताएंगे। 10 जून का हमने तुम्हें डेट दिया था, लेकिन एक दिन पहले जो है हमने यहाँ पर उसको फाइनल कर दिया। खुश, बताओ जल्दी से। थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो कल रात 8:30 बजे ज़रूर लाइव रहना, ठीक है। आ जाओ, अभी फ्लिपकार्ट पे जा कर के सर्च मत करना, वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा पता चले अब ये ऑर्डर कर दो जा कर के। आ जाओ। राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पेंटिंग इन 5 days. Together they both start the painting, but after 2 days Rocky falls sick and leave the work. If Raja complete the remaining painting in 4 days, find the number of work which Rocky alone can do the work. जब जब इंसान रॉकी का नाम सुनता है तब तब केजीएफ मूवी की याद आती है, और याद आती है तो सोचता है एक बार रॉकी भाई वाली मूवी ज़रूर देखें, बट अफसोस कम वक्त ये वक्त है जो मेरे भाई अलाउ ही नहीं करता। कोई बात नहीं, हम नाम से काम चला लेते हैं और सवाल देखते हैं। तो राजा और रॉकी मिलकर के पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर राजा के लिए मेरे भाई RA लिख दिया और रॉकी के लिए हमने RO लिख दिया, और मिल करके किसी भी काम को ये 5 दिनों में कर सकते हैं।
टुगेदर दे बोथ स्टार्ट द पेंटिंग बट आफ्टर 2 days रॉकी फॉल सिक। मेरे भाई 2 दिनों तक इन भाइयों ने मिलकर के साथ में काम किया है। राजा और रॉकी ने मिलकर के साथ में कितने दिनों तक काम किया है? 2 दिनों तक काम किया है। फिर उसके बाद में ये रॉकी भाई हमारा बीमार पड़ जाता है और राजा जो कंप्लीट करता है वो 4 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। राजा जो काम को कंप्लीट करता है वो कितने दिनों में करता है? तो 4 दिनों में करता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी अलोन कैन डू द वर्क। कितने दिनों में अगर रॉकी अकेला काम करना चाहे तो मेरे भाई यहाँ पर कर पाएगा? रॉकी अगर अकेला काम करना चाहे तो वो कर पाएगा कितने दिनों में? जल्दी से बता दो, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बता दो कि कितने दिनों में अगर रॉकी अगर अकेला काम करना चाहे तो कर पाएगा। हमने कहा यार इतना सरल सवाल, तो मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर सही तरीके से देखो 5 टाइम ऑफ राजा है और यहाँ 2 टाइम ऑफ राजा है, ठीक है, और यहाँ पर कितना टाइम ऑफ? 4 टाइम ऑफ राजा है। तो खाली राजा को इकट्ठा करो, राजा कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर 4 राजा और 2 राजा, कितने राजा? 6 राजा। और यहाँ कितने राजा? 5 राजा। तो 4 और 2 6 राजा में से 5 राजा को घटा दो तो यहाँ पर 1 राजा मेरे भाई मौजूद मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 रॉकी में से 2 रॉकी को घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 3 रॉकी मिलेगा। अल्टीमेटली जब हम इसको देखेंगे तो हम कहेंगे सर ये हमारा रॉकी है और यहाँ नीचे क्या है? तो राजा है। और ये वैल्यू हमारी कितनी है? तो 1/3 की है। ये वैल्यू हमारी कितनी की है? तो 1/3 की है। इससे क्या पता चला? इनकी क्षमता के बारे में। और जब इनकी क्षमता के बारे में पता चल गया तो उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी कैन अलोन डू द वर्क। तो पहली बात यहाँ पर रॉकी को अगर काम करना है, ठीक है, और रॉकी का मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए? तो रॉकी का मेरे भाई टाइम चाहिए। तो टाइम बराबर में क्या होता है? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। तो तुम ये देखो काम हमारा कितना है। तो काम ऐसा है कि दोनों मिल करके करे तो 4 दिन, दोनों मिल करके करे तो 4 यूनिट इंटू कितना दिन? 5 दिन। तो ये काम है और इस काम को कौन करना चाहता है? रॉकी करना चाहता है। रॉकी की खुद की क्षमता कितनी है? इतनी। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी 20/1 20/1 का आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर सवाल देखो मेरे भाई क्या कहा गया, जरा पढ़ो। CHSL के मेंस का क्वेश्चन है। कहा गया एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 52 kg, वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एवरेज वेट राइजेस बाई 500 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। इतना आसान सवाल औसत का कि सर देखिए सर 40 बच्चों का जो हमारा औसत है ना सर यहाँ पर वो 52 किलो है। 40 बच्चों का हमारे सामने औसत कितना है? तो 52 किलो है। गलती से अगर हम टीचर के भी एज को अगर हम ले करके आ जाते हैं तो सब का औसत हमारा कितने से बढ़ जाता है? 500 ग्राम से बढ़ जाता है। तो बताओ यहाँ पर टीचर का वजन कितना होगा? यानी सिंपल देखो, मैं कहता हूँ भूल जाओ कोई फॉर्मूले को, भूल जाओ कोई मेथड को। इस कमरे में 40 बच्चे मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी के पास में 52 रुपये हैं। एक टीचर जैसे क्लास में आती है ना तो सबके जेब में 50 पैसे बढ़ जाते हैं। 500 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करोगे आधा किलो आएगा। तो ऐसे मान करके चलो आधा आधा किलो हर किसी पर बढ़ गया। यानी जो टीचर मेरे भाई आएगी ना, जो टीचर आएगी तो जब इस कमरे में यहाँ पर वो पहुँचेगी तो उसके लिए मेरे भाई देखो इस कमरे में जब वो पहुँचेगी तो उसको 52 किलो तो खुद के लिए लाना होगा, इतना मान करके चलो, ठीक है। और आधा किलो लाना होगा मेरे भाई सब के लिए। सब के लिए का मतलब कितने लोगों के लिए? तो 40 स्टूडेंट और एक अपने आप के लिए, मतलब यहाँ पर 41 लोगों के लिए उसको आधा किलो लाना पड़ेगा। यानी 52 किलो जो है खुद के लिए लाना पड़ेगा और 41 का आधा किलो, 41 का आधा किलो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 20.5, यानी इतना मेरे भाई और लाना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 72.5 उनको लाना पड़ेगा, तब जा कर के बात बनेगी। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है देवसेना है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। डी फॉर देवसेना हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तुम लोगों का आंसर देने का स्पीड जो है वो बड़ा धीरे हो गया है, थोड़ा फास्ट आंसर दो मेरे भाई यहाँ पर जल्दी, ठीक है, जल्दी से आंसर दो, थोड़ा फास्ट दो, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। हाफ लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 15% अल्कोहल, टू चेंज द अल्कोहल कंसंट्रेशन टू 15%, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल टू बी मिक्स्ड। कभी मेरे भाई इस तरह के जो सवाल आते हैं समझ लो मेरे भाई मिक्सचर एलिगेशन के सवाल हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, तो पहले जो अल्कोहल थी उसकी मात्रा देखो, पहले एक जार था उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी थी? 15% थी। अब इसमें तुम पूरा अल्कोहल कितना मिलाओगे कि अब इसकी जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? तो 50%। अगर मेरे भाई हम अगर दूसरा वाला जो जार है अगर वो अल्कोहल वाला जार है यानी उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? पूरी 100% होगी।
ऐसा होता कि यहाँ पर 15% वाले जार को 60% वाले के साथ मिलाते हैं तो 50% आता है, तो हम यहाँ 60 लिखते, 70 लिखते, जो भी होता है उतना लिखते। बट इन्होंने कहा कि इतने परसेंट अल्कोहल में प्योर अल्कोहल मिलाते हैं तो इतना परसेंट बन जाता है। तो बस एलिगेशन लगाना है मेरे भाई। 100 में से 50 गया तो यहाँ पर ये 50 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 50 में से 15 गया तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और ये तुम्हारा जो अनुपात होगा ये किसका होगा, क्वांटिटी का। 5 से काटेंगे 10 बार में और 5 से काटेंगे 7 बार में, 10 और 7 के अनुपात में तुम्हें क्या मिलेगी, तो क्वांटिटी मिलेगी। 10 और 7 के अनुपात में क्या मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी। अब हम ये देख लेते हैं किसकी मात्रा दी थी और किसकी मात्रा मेरे भाई यहाँ पर पूछी है। ठीक है, तो हाफ लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 15% अल्कोहल, यानी इसकी मात्रा दी थी आधी लीटर। आधी लीटर का मतलब कितना, 500 ml। इसकी मात्रा मेरे भाई 500 ml दी है, और अगर इसकी मात्रा अगर 500 ml दी है यानी इसका कितना गुना, 50 गुना। अगर इसका 50 गुना ये आंसर है तो मेरे भाई यहाँ पर 7 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 7 का 50 गुना 350 ml हो जाएगा, और 350 ml हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 350 ml ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे कि अगर इसका 50 गुना दिया है तो इसका भी 50 गुना है, 350 ml क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बिल्कुल हमारा क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो 8 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर 8 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा है। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर क्या कहा है सवाल में मेरे भाई। यहाँ पर ये व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 रूट 5, 5 रूट 8 एंड 3 रूट 10 मेरे भाई। इसका फोर्थ यानी चतुर्थ अनुपात यहाँ पर क्या है अगर हम बात करें तो मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन की जब भी आप बात करते हो तो देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। जब ए और बी का जो अनुपात है अगर वही अनुपात मेरे भाई सी का डी के साथ में हो जाए तो इसको फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी अगर ए अपॉन बी मेरे भाई बराबर हो जाए सी अपॉन डी को लेकर के तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी डी का मान बताना है। जब डी का मान बताना है तो इसका मतलब मेरे भाई बी और सी को गुना करके ए से भाग करो। यानी कहने का मतलब जब भी किसी भी संख्या का चतुर्थ अनुपात निकालते हो तो बीच वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले वाले को भाग करते हैं, बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले वाले से भाग। यानी अगर हम देखें मेरे भाई 5 रूट 8 को अगर आप चाहो तो मेरे भाई मल्टीप्लाई करो 3 रूट 10 के साथ में और तब उसको भाग करो किसके साथ में, तो भाग करो 3 रूट 5 के साथ में। इस तरीके से मेरे भाई चीज़ें आपकी बदलेंगी। अगर आपकी बदलेंगी तो यहाँ पर 3 से आपका 3 खत्म, रूट 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर रूट 2 बार में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रूट 8 इंटू रूट 2 16 हो जाएगा, 16 का रूट करेंगे 4 हो जाएगा, 5 होके 20 हो जाएगा। देवसेना हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, देवसेना हमारा उत्तर होगा। सारे लोग फटाफट आंसर दो मेरे भाई, पेपर में बहुत वक्त तुम्हें नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का यहाँ पे। ठीक है, और मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। आ जाओ चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, रेशियो का बहुत ही फेमस क्वेश्चन स्टोन वाला, जहाँ पर एक पत्थर होता है, एक डायमंड होता है, वो कई सारे टुकड़ों में टूटता है और जो उसकी कीमत होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके वजन के स्क्वायर के। ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है जिसने 22, 23, 24 में हर साल पूछा गया। कठिन नहीं है बट पूछा ज़्यादा गया, रिपीटिशन ज़्यादा है, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट में 3 तरह के सवाल रखे हैं, थोड़े कैलकुलेटिव, थोड़े रिपीटेटिव और थोड़े रेलिवेंट यहाँ पे, हर तरीके से, ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो। और पेपर जो है लगभग इसी पैटर्न पर तुम्हारा प्री में आएगा। जब पेपर दे करके निकलोगे बोलोगे गुरुजी वही आया था जो आपने पढ़ाया, लगभग पैटर्न हमारा सेम था। तो आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ ए स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अगर हम बात करें किसी पत्थर की जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यू है वो यहाँ पर वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मानो 2 ग्राम वजन है तो 2 का स्क्वायर 4 रुपये उसकी कीमत होगी, 3 ग्राम वजन है तो 3 का स्क्वायर 9 रुपये उसकी कीमत होगी। इस तरीके से कीमत हमेशा वजन का स्क्वायर है। कहा गया एक स्टोन 1,20,000 का है जो कि 2 टुकड़ों में टूट जाता है और वो टुकड़े हमारे 2 और 3 के अनुपात हैं, तो टोटल प्राइस ऑफ द 2 स्मॉल स्टोन कितना होगा, वो 2 छोटे छोटे टुकड़ों का मेरे भाई कीमत कितना होगा। तो असल में क्या होता है, पहले यहाँ पर ये पत्थर अपने आप में एक बड़ा होता है, 2 और 3 यानी 5 ग्राम का पत्थर होता है। अब ये पत्थर क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर ये टूट जाता है, ये 2 अलग अलग मेरे भाई टुकड़ों में टूट जाता है, एक 2 ग्राम का और एक 3 ग्राम का। तो ये क्या था, इनका वजन था। लेकिन जब कीमत की बात करेंगे तो पहले इसकी कीमत 5 का स्क्वायर 25 मिलता था मेरे भाई, और अब इसकी कीमत 2 का स्क्वायर 4 है। अब इसकी कीमत कितनी है मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 9 है। ठीक है,
तो क्वेश्चन में जो दिया गया था मेरे भाई यहाँ 1,20,000 रुपये, ये पहले का मूल्य था। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो 1,20,000 है मेरे भाई यहाँ पर, ये किसका मूल्य था? तो पहले जो उसका वजन था या पहले जो उसकी कीमत थी, इसका मूल्य था। और अब कहा गया कि अगर इन दो छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके अब इनकी कीमत देखें, यानी 4 × 9 मेरे भाई यहाँ पर 13 की वैल्यू। हालांकि आंसर से सीधा 13 × एनी संख्या 13 के मल्टीपल के आधार पर तुम उत्तर दे सकते हो बढ़िया तरीके से, बट सॉल्व ही कर लो जब इतने पास में आए हो तो। 25 से अगर काटोगे तो 25 का 4 × 100 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई 8 बार में हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 का। अगर हम देखें 13 8 मेरे भाई 104 का 4 10 7 में 52 10 62। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो यहाँ पर ये उनका कहीं ना कहीं वजन था, वजन का स्क्वायर कर देंगे तो कीमत हो जाएगा। जो कीमत दी गई थी मेरे भाई यहाँ पर, ये पुरानी कीमत थी और अब यहाँ पर नई कीमत यानी 13 का मान हमें बताना है। कई बार इसमें लॉस परसेंट भी कैलकुलेट करने की बात करता है, तो 25 रुपये की चीज़ 13 रुपये की बन जाती है। 12 का लॉस 25 के ऊपर में, तो 12/25 × 100 करते हैं तो लॉस का परसेंट जो होता है वो निकल करके आता है। ठीक है, आ जाओ चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य इतने वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर था, यानी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। फिर कहा गया 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। दिखने में मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं, आसानी से बना सकते हैं। कि सर यहाँ पर 85 वस्तुओं का मार्केट प्राइस, आप ऊपर इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मार्केट प्राइस ऑफ 85 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 153 आइटम, इतने वस्तुओं के सीपी के बराबर था। 17 से काटोगे 5 बार में, 17 से काटोगे 9 बार में, तो साफ तौर पर तुम्हारे एमपी और सीपी का जो रेशियो है वो मेरे भाई 9/5 निकल करके चला आएगा। वो कितना आ जाएगा? 9/5 निकल करके चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। सेलिंग प्राइस ऑफ 104 वाज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 65। अगर हम अगले वाले में देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे 104 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं बराबर है 65 वस्तुओं के मेरे भाई यहाँ पर, किसके? 65 वस्तुओं के मार्केट प्राइस के। 65 वस्तुओं के किसके? मार्केट के। 13 से काटेंगे 8 बार में, 13 से काटेंगे 5 बार में, तो मेरे भाई एसपी अपॉन में एमपी की जो वैल्यू आएगी वो मेरे भाई यहाँ पर 5/8 के बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी? 5/8 के बराबर होगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ देखो, एमपी हमारा 9 है और यहाँ एमपी हमारा 8 है। क्या दोनों जगह का एमपी हमारा सेम है? तो बोलोगे नहीं। एक ही वस्तु दो अलग अलग एमपी कैसे हो सकते हैं? दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस कैसे हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम होता है तो इनको सेम होना ज़रूरी है। अगर हम इनको सेम करेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई 9 है और 8 है, तो 9 को मेरे भाई 8 से गुना कर दो यहाँ पर बहुत तरीके से, और 8 है तो इसको 9 से गुना कर दो ताकि मेरे भाई यहाँ पर बराबर हो जाए। अब क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट या लॉस जितना भी है उसको कैलकुलेट करके बताओ। तो अगर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो तुमने खरीदा कितने का था? 40 का, और तुमने बेचा कितने का मेरे भाई यहाँ पर? 45 का। तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ? 5 का हुआ। कितने के ऊपर में? 40 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे? तो इंटू हमारा यहाँ पर 100%। अगर हम देखें 1 बार में और 8 बार में, 1/8 कितना होता है? 12.5%। 12.5% का क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। 12.5% का क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। सारे लोग आंसर देना शुरू करें मेरे भाई, रुको कोई मत यार, आज का दिन तुम्हारा है, पेपर पेन लेकर के बैठो और आंसर देते रहो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। अगला सवाल 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट बेनिफिशियल है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आ जाओ। अ रिटेलर परचेज अ बैच ऑफ गुड्स फॉर 5000 ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 5% ऑफ द गुड वर डैमेज। द रिटेलर वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द रिमेनिंग गुड, एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड द अनडैमेज गुड। यहाँ पे आसान भाषा में, मैं एक निर्माण करता हूँ, मैं वस्तुओं के निर्माण करता हूँ, तो एक खुदरा विक्रेता 5000 में सामान का एक बैच खरीदता है। विनिर्माण दोष के कारण 5% क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कोई कारण में 5% सामान उसका बेकार हो गया। ठीक है, यदि खुदरा विक्रेता बाकी के सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है कि यार जैसे तैसे करके मेरे भाई 20% का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाए, तो अक्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? अब आप मुझे बता दीजिए, आप मेरे को मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए वो कितने में बेचे ओवरऑल। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो मैं बहुत आसान भाषा में बात करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ मेरे भाई। मानो यहाँ पर वो क्या था,
तो ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो हम एक बार उसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे मान करके चलते हैं कि वो 5,000 रुपये में उसने सामान खरीदे थे और लगभग उसने मेरे भाई यहाँ पर 100 सामान खरीदे थे, इतने सामान उसने मेरे भाई यहाँ पर खरीदे थे। तो ये उसका क्या निकल करके आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इसने खरीदा है उस पर इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी यहाँ पर मेरे भाई बेचेगा कितने में। एक लाइन में ही हम इक्वेशन बना देते हैं। ये क्या है, तो इसके खरीदने की कीमत है। इस वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर वो बेचना चाहता है, देखो ठीक है। एक वस्तु की कीमत मेरे भाई 5,000 रुपये और उसने खरीदी कितनी है, 100 वस्तुएं, यानी ये इसके खरीदने की कीमत है। अगर खरीदने की कीमत अपने आप में 100% है, अगर खरीदने की कीमत अपने आप में 100% है, तो 100% के सामान में 20 का प्रॉफिट, यानी वो बेचेगा कितने में, 120 में। यानी इसका 120% निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस में वो बेच कितना सकता है, तो 5% ऑफ द गुड आर डैमेज्ड, यानी मेरे भाई यहाँ पर वो कितने बेच पाएगा। तो यहाँ पर जैसे इतने रुपए का एक वस्तु था तो यहाँ पर x रुपए का एक वस्तु होगा। यहाँ पर इसने 100 खरीदे थे तो यहाँ पर मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ ये 95 बेच पाएगा। यानी CP इंटू इतना कर देंगे SP आ जाएगा और यहाँ पर इतने वस्तुओं के SP के ये क्या होगा, बराबर होगा। अब बड़े आराम से आप इसको कैलकुलेट करो और बड़े आराम से आप मेरे भाई यहाँ पर इसको सॉल्व करो। क्या x की वैल्यू आपकी आ पाएगी, यहाँ पर कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या, बताना जरा। A retailer purchased a bag of good for इतना ड्यू टू अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 5% ऑफ द गुड वर डैमेज्ड, ठीक है। 5% ऑफ द गुड मेरे भाई डैमेज हो गए थे। रिटेलर वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना ऑन द रिमेनिंग गुड्स एट व्हाट प्राइस शुड, मेरे भाई ऐसे नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा हमने कुछ गड़बड़ किया, इसको दोबारा से हम सही करते हैं। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मेरे भाई हम बनाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा जो लिखने का तरीका था वो हमारा बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर सही नहीं था। हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, यहाँ पर वो हमारा केस क्या है। असल में मेरे भाई यहाँ पर ऐसे समझने की आवश्यकता है आपको कि सर देखो आप यहाँ पर कितना % का प्रॉफिट कमाना चाहते हो 20 में, उससे थोड़ा सा और आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। 20% का प्रॉफिट आपको कमाना है। आप ऐसे मान करके चलिए सर रिटेलर ने परचेस किया 5,000 रुपये का, सारा सामान ही 5,000 रुपये का किया है। इसमें यहाँ पर क्या था मेरे भाई, थोड़ा सा एक चीज़ मैंने आपको बताई है और वो यहाँ पर ये है कि वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था और वो कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर ये बताया था कि यहाँ पर P1 उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई Q1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा उसी तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा P2, फिर यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई Q2 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे मैंने हमेशा आपको पढ़ा रखा है। अगर आप देखोगे तो पहले वाले केस में आपने सारी की सारी वस्तुएं, आपने जो 5,000 है मेरे भाई उसमें सारी की सारी वस्तुएं खरीदी हैं। दूसरे केस में आप यहाँ सारी की सारी वस्तुएं कितने में, तो X में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्वांटिटी आपकी कितनी है, पूरी की पूरी 100। यहाँ जो क्वांटिटी है वो कितनी है मेरे भाई 95। यहाँ पर आपने खरीदा है कि बेचा है, तो खरीदा है यानी 100%। और यहाँ पर आप खरीदोगे बेचोगे 20 के प्रॉफिट में यानी 120 में। तो ये इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बनेगा और ये वाला कंसेप्ट हम आपको ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुके हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो 2 0 और 1 0 से पूरा 3 खत्म, ये वाला से मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा खत्म। 12 का 5 गुना 60, 60 से अगर हम इसमें गुना करें तो मेरे भाई 6 5 30 और यहाँ पर ये 5700। बड़े इज्जत से हमारा उत्तर आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। हाँ, अब इसी को दूसरे तरीके से मैं अगर आपको समझाने पर आ जाऊँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो कंसेप्ट होता है वो इसी तरीके से अप्लाई होता है। पैसा ऊपर रखा जाता है, क्वांटिटी नीचे रखी जाती है, जितने % का मान है वो यहाँ पे। पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, जितने % का मान है यहाँ पे। इसके पहले जो मैं बना रहा था उसको आप भूल जाइए, क्योंकि उसमें एक वस्तु की कीमत को मैं 5,000 मान रहा था और क्वेश्चन में सारी वस्तुओं की कीमत 5,000 दी गई थी, इसीलिए वहाँ पर उस तरीके से वो गलत हो रहा था। ठीक है, आज ये चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 12 नंबर सवाल को पढ़िए। यहाँ पर क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि सुरेश जो होता है स्टडी करता है पैटर्न ऑफ डेली सेल ऑफ ए शॉप। ही फाइंड दैट ऑन मंडे द सेल वाज डिक्रीज बाई 10% इन कंपैरिजन टू द सेल ऑन संडे। ट्यूसडे द सेल वाज इंक्रीज बाई 10% इन कंपैरिजन टू सेल ऑन मंडे। अगर ट्यूसडे का सेल इतना था तो मेरे भाई हाउ मच वाज द सेल ऑन संडे। असल में इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई सीरीज मेथड से हम इसे बना सकते हैं या सक्सेसिव से बना सकते हैं या हम इसे रेशियो से बना सकते हैं। ऐसे कई सारे आपने सवाल देखे हैं यहाँ पर जो पेपर में आपके आएंगे
आगे भी देख लेना। आज ही के दिन ये बात मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि एक गांव की जनसंख्या फलानी थी, 2 सालों के बाद में उसकी जनसंख्या कितनी होगी यदि पहले साल 10% से बढ़ा और दूसरे साल 10% से कम हुआ। इस तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप पढ़ लीजिए तो सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है। उससे पता चलता है कि सोमवार की बिक्री की रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम हुई है। सोमवार को 10% क्या हुआ है, कम हुआ है। ये बात याद रखो। मंगलवार की बिक्री में सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% की मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक है, यदि मंगलवार की बिक्री इतनी थी तो रविवार की बिक्री क्या होगी। ये रविवार की बिक्री थी। उसके बाद में क्या होता है, अगले दिन बिक्री जो होती है वो कम हो जाती है। 100 में 10 की कमी यानी 90 हो जाती है। फिर उसके अगले दिन बिक्री 10% से बढ़ जाती है। 100 में 10 की बढ़ाते यानी 110 हो जाती है। तो पहले कम होती है फिर बढ़ जाती है और अंत में ये 1485 हो जाती है। आप इसको सॉल्व करिए दोस्तों। 0 और 0 से दोनों खत्म हो गया। 9 से अगर काटेंगे तो 9 का 1 गुना 9 हो गया। मेरे भाई यहाँ पर कितना 58 बार में, तो यहाँ पर 9 का 6 गुना 54 मेरे भाई, और 9 बचे यहाँ पर 45। 11 से अगर आप काटोगे तो 15 बार में, और बड़े आसानी से मेरे भाई x का मान 15 × 100 1500 आप यहाँ पर बता पाओगे। बड़े आसानी से आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना कह पाओगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये हमारा सटीक होगा। आ जाओ चलो, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहाँ पर अलजेब्रा का, लेकिन इसको एकदम हवा में आप लोग उड़ा सकते हैं अगर आपके पास में तरीका हो। x नाम की चीज़ ऐसी है जो 2 का सम है, y नाम की चीज़ ऐसी है जो 2 का डिफरेंस है, पूरे का मान पता किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर अगर हम एक ही वैल्यू मान ले तो हमारे लिए काम आसान है। आप एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर आप एक ही वैल्यू को 1 मान लो। एक ही वैल्यू को 1 मानोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, और y का मान 1 - 1 यानी y का मान हो जाएगा 0। अगर y का मान 0 हो जाएगा तो ये भी खत्म, ये पूरा भी खत्म। x के पावर 4 का रूट करने पर मेरे भाई x का स्क्वायर आ जाएगा, और x का स्क्वायर आ जाएगा तो x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। कौन ऐसा ऑप्शन है जो मेरे भाई 4 आंसर दे रहा है। 16 × 1 16 है, 8/1 8 है, ये 8 है और ये 4 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना, बात खत्म। इतना लोड ही क्यों लेना है मेरे भाई यहाँ पर, आप बताओ क्यों इतना लोड लेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर a का मान 1 मानने से इसका 2 आ गया, उसका 0 आ गया। y जहाँ था खत्म करो, रूट लगाओ, 4 आएगा, 4 आएगा, डी फॉर देव सेना आंसर है। ठीक है, लोड नहीं लेना भाई मेरे इतना। आ जाओ चलो, क्वेश्चन में कहा गया थीटा का वो मान कितना होगा यदि तुम्हारा इस पूरे का जो मान आ रहा है वो 1 के बराबर है। अब ये तो यार मेरे भाई सीधा बाई ऑप्शन जाने वाला क्वेश्चन है। बाई ऑप्शन तुम जाओगे तब जा करके तुम्हारी बात बनेगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर 30 डिग्री लेना चाहिए। 30 डिग्री क्यों लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर √3 है। ठीक है, जब कॉस का 30 डिग्री का मान लेंगे तो ये हमारा √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये हमारा 3/2 में 1/2 जोड़ेंगे 4/2, 4/2 की वैल्यू 1 कभी नहीं आएगी, यानी यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल भी सही बात नहीं बन रहा है। 30 पर तो हमारी बात नहीं बनी। 30 पर नहीं बनी तो मेरे भाई यहाँ पर अब हम देखते हैं 90 डिग्री पर कहीं हो सके तो हमारी बात बन जाए। 90 डिग्री पर अगर हम चेक करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 90 डिग्री पर जो कॉस की वैल्यू होती है वो हो जाती है 0। 0 × एनी संख्या 0 हो जाएगी, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है सही उत्तर है। बी ऑप्शन कुछ लोग बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, बी जो होगा बिल्कुल गलत उत्तर होगा, सी हमारा सही है। आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर बात करो। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है। पाइप एल जो होता है किसी पूल को मेरे भाई यहाँ पर 30 घंटे में भर सकता है। एम जो होता है मेरे भाई उसको 45 घंटे में भर सकता है। दोनों को यहाँ पर जो है इफ़ द बोथ आर ओपन इन एम्प्टी पूल हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट। दिखने में पाइप और सिस्टम का सवाल है, लेकिन मेरे भाई बहुत आसानी से बन सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में करे और दूसरा उसको 45 घंटे में करे तो मिल करके कितने देर में करेगा, तो मिल के करने में पहले दोनों को गुना कर दो, और फिर मेरे भाई यहाँ पर दोनों को मेरे भाई 30 और 45 जोड़ दो यानी 75। 15 से काटोगे, देखो यहाँ पर क्या कर दो मेरे भाई, पहले दोनों को गुना और फिर दोनों को मेरे भाई नीचे यहाँ जोड़ दो। 15 से काटोगे 2 बार में 30, 15 से काटोगे 5 बार में 75, 5 से काटोगे 9 बार में, और यहाँ आ जाएगा 18। सीधा सीधा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों को गुना करके नीचे दोनों को जोड़ दो, बस बात खत्म। आ जाओ चलो 16 नंबर सवाल देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। सॉल्व करते रहो, आंसर देते रहो, रुको मत भाई। ज्योति जी, अनूप कुमार, राज रजा, विशाल गौतम, परी, यहाँ पर आपकी रफ्तार ही आपकी सबसे बड़ी मित्र साबित होने वाली है आपके परीक्षा में। ठीक है, आपकी रफ्तार, आपकी एक्यूरेसी, ये सबसे बड़े आपके हथियार होने वाले हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का, इसको जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करिए ताकि इस युद्ध के विजेता आप बने। ठीक है, आ जाइए। और बाकी वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई। यहाँ पर ये बीच बीच में आप लोग जो भूल जाते हैं ये मत भूला करिए। ठीक है,
आ जाओ दोस्त, अब इस वाले सवाल को अगर हम देखें तो क्या हम इसे बना सकते हैं? तो बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर हम बना सकते हैं, हमें कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है, कहीं पर कोई भी आपत्ति नहीं है। इसमें एक वेरिएबल को हम ज़ीरो मान लेते हैं और उसका नामो निशान हम मिटा देते हैं, ठीक है। किसको ज़ीरो माने? तो मेरा मन है बी को ज़ीरो मानने का। पहली बात तो तुम बी को ही उड़ा दो यहाँ से, बी की कहीं ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में बी का अस्तित्व जहाँ जहाँ से है वहाँ वहाँ से बी को उड़ा दिया जाए, बी को उड़ा दिया जाए, बी की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं है। अब हमारा सवाल सिर्फ इतने में सिमट करके रह गया, ठीक है। अब ये सवाल सिर्फ इतने में सिमट करके रह गया। तो अब देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है। तुम यहाँ पर ए को मेरे भाई 1 मानोगे। अगर ए को तुम 1 मानोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 में तुम कितना जोड़ोगे कि 0 आएगा? तो 2 में तुम्हें -2 जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके 0, यानी ए का 1 होगा तो सी का मान कितना होगा? -2। तभी तो यहाँ पर 1 × 2 2 होगा, तो इसे -2 करना पड़ेगा। अब उसके बाद में आगे देखे और आगे पढ़े यहाँ पर तो क्या कहा गया है। अब सवाल में हल करो। a का मान 1 है तो 1 × 4 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। उसके बाद में c का मान -2 है, -2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 मेरे भाई यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई c का मान 2 है, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 पचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। भाई साहब 20 को 20 से भाग करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी, फर्क का होना प्यार है। अलजेब्रा का सारा सवाल मेरे भाई वैल्यू पुटिंग के तरीके से बनता है, जैसा वो दिखता है वैसा होता नहीं है, इस तरीके से आपको उड़ाना होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा सवाल है, ठीक है। सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर, अब ये सवाल देखो, दिखने में इतना भयंकर है बट है कुछ भी नहीं। 1/sin को आप यहाँ पर क्या समझते हैं? तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर ये हमारा कोसेक थीटा हो गया। 1/tan को आप क्या समझते हैं? तो ये हमारा हो गया मेरे भाई कॉट थीटा। ये कोसेक प्लस कॉट है और ये कोसेक माइनस कॉट है। a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो बड़े आसानी से ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बात खत्म, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 18 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो ज़रा। 18 नंबर क्वेश्चन में साफ तौर पे कहा गया है, आर जो है ऑफिस को पहुँचता है 30 मिनट में, वापस आता है 20 मिनट में। अगर डिस्टेंस उसके घर और ऑफिस के बीच में 12.5 किलोमीटर का है तो एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या होगा? व्हाट इज़ एवरेज स्पीड फ्रॉम द होम टू ऑफिस एंड देन फ्रॉम बैक टू होम? ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। यानी एक व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर, जाने में जो उसको वक्त लगता है वो कितना लगता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 30 मिनट। आने में जो उसको वक्त लगता है वो हमारा कितना लगता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 20 मिनट, ठीक है। एक तरफ की जो दूरी है वो हमारी कितनी है? 12.5। एवरेज कितना होगा? पूरी दुनिया को पता है कि एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस और अपॉन में मेरे भाई टोटल यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात करें तो 12.5 जाने में, 12.5 आने में, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर हो जाएगा। और टोटल टाइम की बात करें, 30 मिनट जाने के, 20 मिनट आने के, यानी 50 मिनट हो जाएगा। चूंकि मिनट में है तो 60 से भाग करेंगे, जिसका 60 ऊपर हमारा चला जाएगा, तो 25 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 30 बार में, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड की वैल्यू 30 होगी। 30 का मतलब डी फॉर देवसेना होगा। 30 का मतलब डी फॉर देवसेना होगा। बड़े आसानी से आप इसे बता सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। बोला गया अगर तुम्हारे यहाँ पर ये 3 एंगल है किसी भी ट्रायंगल के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आर का मान बताओ। एकदम हल्का सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। कैसे हल्का सवाल है? आप इस आर को इधर लेकर के आ जाओ, तो आप यहाँ पर कहोगे सर 3r, और ये बराबर होगा किसके? तो ये बराबर होगा p + q के। ये कंडीशन बनेगी। अब एक बात बताते हैं, ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। 3 कोण कौन कौन से हैं? तो मेरे भाई 3 कोण यहाँ पर p + q + r है, और सबको जोड़ने पर 180 मेरे भाई यहाँ पर आएगा। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर इसका जो मान दिया गया था यहाँ पर, ये हमारा 3r के बराबर में था और ये हमारा r के बराबर में है, ये हो जाएगा 180 के। अगर हम देखते हैं तो सर यहाँ बोलेंगे 4r का मान हमारा 180 है, 4r का मान 180 है, तो r का मान कितना हो जाएगा? 45। 45 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 45 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। देखो ये पहला वाला मॉक टेस्ट है। अभी तुम लोगों को मॉक टेस्ट आता कैसा है, इसकी आदत को लगाने के लिए मैंने क्वेश्चंस के लेवल को बहुत ही नॉर्मल रखा है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड और उतना हाई नहीं रखा जितना हाई हम तुम्हें 45 दिन 45 मैराथन में करा रहे हैं। कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि सर 45 दिन 45 मैराथन में जो क्वेश्चंस के लेवल है वो लो हैं या फिर सर वो मॉडरेट हैं। आपको अच्छे से पता है कि वो दिमाग के पर करचे उड़ाने वाले सवाल हैं,
ठीक है, बस आज का मॉक टेस्ट सारे बच्चे अटेम्प्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, तरीकों को समझ पाएँ, मेरी बातों को सुन पाएँ, इसीलिए मैंने लेवल को काफ़ी मॉडरेट और काफ़ी आसान रखा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अलग 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 संडे आता रहेगा, वैसे वैसे हम मॉक टेस्ट के लेवल को हम बढ़ाते रहेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगा कि जैसे इस संडे को मैंने एक मॉक टेस्ट ले लिया, ऐसे ही तुम्हारे पेपर तक अभी आने वाले जितने भी संडे हैं उनमें मैं मॉक टेस्ट लेने की कोशिश करूँ। प्रॉपर कमिटमेंट नहीं है ये मेरी भाई, कोशिश की शब्द मैंने इस्तेमाल की है, तो वो मेरे भाई अगर वक्त रहा तो वैसे मैं संडे को रीशेड्यूल कर दूंगा, 1-2 दिन पहले तुम्हें टाइम यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो बस इसको लेना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना और समझना है। आइए 20 नंबर सवाल, 25 क्वेश्चन में 20 पेपर हैं, 5 और बाकी हैं। एक कितने रुपए का लोन है जिसको 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी अगर आपका जो है इफ़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट इतना। साल भर का रेट 8% है, तो हाफ ईयर का रेट कितना होगा, आधा होगा, यानी 4% होगा। 4% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/25, यानी तुमने पैसे दिए थे 25, तो तुम्हें मिला कितना मेरे भाई यहाँ पर 26। अगली बार वो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676। क्वेश्चन में तुमसे मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा है, तो हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट 26 का मल्टीपल यानी 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल होगा तो 13 से कटना चाहिए। क्या ये 13 से तुम्हारा कट रहा है, तो नहीं मेरे भाई। 13 का 1 गुना 13 और 44 से मेरे भाई 39 मेरे भाई ये कट रहा है, तो नहीं। 13 से हमारा यहाँ पर ये कट रहा है, तो जी हाँ। 13 से हमारा यहाँ पर ये कट रहा है, तो नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्यों सॉल्व करने जाएं भाई, क्यों इतना ज़्यादा मजदूरी हम करें मेरे भाई। मेरा इंस्टॉलमेंट 26 का मतलब 13 का मल्टीपल, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर है, बस बात खत्म। या सीधा सीधा 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ये दोनों ऑड नंबर हैं तो ये दोनों कभी भी हो नहीं सकते हैं, यानी ए और बी में देखो 13 का मल्टीपल जो होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ए और बी में जो 13 का मल्टीपल होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो 21 नंबर क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ देखो क्या कहा गया। ए और बी आर सेंटर ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियस 32 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। सी डी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल इफ लेंथ ऑफ ए बी बराबर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 30 के। ठीक है, यहाँ पर ए और बी उनका सेंटर है, तो यहाँ सी डी का मान कितना होगा। असल में यहाँ पर क्या है मेरे भाई, दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर में है। बोलोगे आपको कैसे पता चला कि दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर में, मतलब ऐसे काट रहे हैं, तो मेरे भाई इनके सेंटर के डिस्टेंस है। असल में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर समझो, एक का रेडियस कितने का है, 30 का है। ठीक है, और दूसरे 32 का है, माफ़ करना, एक का रेडियस 32 का है और दूसरे का रेडियस कितने का है मेरे भाई, 8 का है। 3 तरह के केस बनते हैं। केस नंबर 1, यदि यहाँ पर ये दूर हो, तो अगर दूर होंगे तो इनके सेंटर के बीच की दूरी 32 और 8 40 से ज़्यादा होगी। ठीक है, सेंटर की दूरी अगर 40 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये दूर में है। अगर मेरे भाई मानो यहाँ पर सेंटर इसके सेंटर के बीच की दूरी मेरे भाई 32 और 8 40 के बराबर है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर टच कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके सेंटर के बीच की दूरी मेरे भाई 40 से भी कम की है, 40 से भी कम की, इनके रेडियस के सम से भी कम की है, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख पा रहा है ये 30 है, इसका मतलब ये अंदर ही अंदर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अभी अगर इनके सेंटर के बीच की दूरी 30 है, इसका मतलब ये वाला केस बनेगा। ये वाला केस बनेगा तो इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, और यहाँ पर ये बीच में कितना है, तो 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई कितना है, तो 32 है। चलो खैर मानो यहाँ पर फिलहाल अब ये कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 30 है। अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, लेंथ ऑफ सी डी, और सी डी क्या है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। अब भैया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सा टेंजेंट है, तो यहाँ पर ये वाला मेरे भाई, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इसको क्या बोलेंगे, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। यहाँ पर ये सी डी हमारा हो गया मेरे भाई। ठीक है, पढ़ लीजिए यहाँ पर, ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियस मेरे भाई कितना है, तो एक का रेडियस हमारा हो गया मेरे भाई 32 हो गया यहाँ पे, और दूसरे का रेडियस हमारा कितना हो गया, तो 8 हो गया। सी डी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, अगर मेरे भाई सेंटर के बीच की दूरी इतनी है, सी डी का मान कितना होगा। असल में ऐसे सवालों को फिगर विगर बनाने से ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऐसे सवालों में मेरे भाई आपके पास में जो आपका फॉर्मूला होता है वो काम आता है। बस मैंने फिगर बना करके समझा इसीलिए दिया ताकि आपको मेरे भाई क्लैरिटी बीच बीच में मिलती रहे, और कोई बात नहीं है। जिनको भी मेरे भाई यहाँ पर अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें। ठीक है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे भाई यहाँ पर बता दें। बाकी तब तक छोटा सा ये पॉइंट है थ्योरी का, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा एक सर्कल हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा एक सर्कल हो गया। जब भी कोई भी दो वृत्तों को मेरे भाई यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा ऐसी होती है जो ऊपर से मेरे भाई ऐसे छू करके निकल जाए, जो कहाँ से निकल कर चली जाए, ऊपर से ऐसे छू करके मेरे भाई निकल जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये हमारा R1 हो जाता है, ये हमारा R2 हो जाता है,
और ये इनके बीच की मेरे भाई दूरी हो जाती है। ठीक है, समझ लीजिएगा बात को लेकर के कि सर ये हमारा r1 है, ये हमारा r2 है और ये हमारा बीच का डिस्टेंस इतना है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा किसके बराबर में है, अगर किसी को पता है तो लिख करके बताए। ठीक है, दूसरा वाला जो केस हमारा बनता है वो क्या बनता है, दूसरा वाला भी केस हमारा मेरे भाई सेम ऐसे ही ले जा करके आप यहाँ रख दो, बस उसमें थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं। और वो डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि ये जो सर्कल होते हैं ये थोड़े से दूरी पर होते हैं, ये जो सर्कल होते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होते हैं, थोड़े दूरी पर होते हैं। बहुत तरीके से हम लोग इसको भी समझते हैं कि दूसरा वाला केस यहाँ पर क्या है। दूसरा वाला केस ऐसा है कि इसको इस तरीके से मेरे भाई जो ये टेंजेंट जाता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हम लोग इसको बता रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है मेरे भाई TCT हम इसे कहते हैं, और यहाँ पर हम इसे कहते हैं DCT। यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो हमारा कितना है, तो R1 है, और यहाँ पर ये रेडियस हमारा कितना है, तो R2 है, और यहाँ पर ये जो बीच में है ये हमारा कितना है, डिस्टेंस है। तो ये हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, ये बताओ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये हमारा बेसिकली पूरा क्या हो जाता है, याद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत तरीके से मेरे भाई हमने जो है आपको यहाँ पर फॉर्मूला बुक में इसके बारे में बता रखा है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर जो हमने ना बताया हो, शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमने ना बताया हो, हमने हर चीज़ आपको पढ़ाया है। तो जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं, फॉर्मूला बुक में हर चीज़ आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा d² और माइनस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो सर समझना मेरी बात को लेकर के, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का योग बन रहा है, तो d² माइनस R1 माइनस R2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर t में भी देखो प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर ऐसे भी देखो तो ऐसे प्लस का चिन्ह है, तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा d² माइनस R1 प्लस R2 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। असल में दोनों में बीच में माइनस ही होता है, बीच में दोनों क्या माइनस होता है, डायरेक्ट वाले में मेरे भाई यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस, और ट्रांसवर्स वाले में ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, प्लस होता है। और ये आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, पेपर में ये पूछा जाता है, आप इससे नहीं भाग सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे और जब आप बात करेंगे मेरे भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को लेकर के कि यहाँ पर ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और यहाँ CD का ही मान बताओ, तो हम बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर ये कह देंगे कि सर जो CD का मान होगा यहाँ पर वो क्या होगा, तो रूट अंडर मेरे भाई d² माइनस R1 माइनस R2 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो d का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा तरीके से कितना है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा मेरे भाई 30 का स्क्वायर है, और यहाँ पर इनका कितना है, तो 32 में से 8 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 24 का स्क्वायर है। आपको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा मेरे भाई ट्रिपलेट है, बोलो अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ। 30 में से 24 को घटा दोगे तो मेरे भाई 6 आ जाएगा, और 30 में 24 को जोड़ दोगे तो 54 आ जाएगा। 54 की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर हम इसको 6 × 9 हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप रूट करोगे तो 6 का रूट इतना है और 9 का रूट इतना है, 6 × 3 कितना 18 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह के मेरे भाई स्पर्श रेखाएं बनती हैं, और यहाँ पर जो है मेरे भाई दोनों को बहुत बड़ी तरीके से समझना है और यहाँ पर ये जानना है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़ो। तो कहा गया एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 विद सेंट्रल एंगल इतना। मेरे भाई लगभग ये बात सबको पता होगी कि यहाँ पर जो है जैसे मानो यहाँ पर एक कितना सेक्टर मेरे पास में दिया गया है, पिज़्ज़ा का टुकड़ा है, बीच में कोण हमारा कितने का है, 60 डिग्री का है, त्रिज्या हमारी कितने की है, 21 की है, और क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो जहाँ तक मेरे भाई हमें यहाँ पर सारे के सारे आप सबको पढ़ा रखा है कि नॉर्मल जो सर्कल का एरिया होता है वो इतना होता है, कितने डिग्री के लिए, तो 360 के लिए, और हमें निकालना कितने का है, तो मेरे भाई 60 के लिए। अब समझो थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा फास्ट करना सीखो। रेडियस मेरे भाई 7, देखो यहाँ पर एक नियम पढ़ा रखा है 7 44 154। ठीक है, कि अगर तुम्हारा ये रेडियस होगा तो तुम्हारा यहाँ पर ये एरिया होगा, और ये तुम्हारा सरकमफेरेंस होगा। तो रेडियस अपने आप का 3 गुना हुआ है, तो एरिया अपने आप का 9 गुना होगा, यानी एरिया 154 का 9 गुना होगा। तो एरिया 154 का मेरे भाई कितना गुना होगा, तो 9 गुना होगा। ठीक है, 60 से इसको कितनी बार में काटोगे, 6 बार में, तो ये रख लो आप यहाँ पे। 3 से अगर आप देखो मेरे भाई काटोगे, 6 से आप काट लो मेरे भाई, 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा। और मेरे भाई 6 से मत काटो, एक काम करो आप 3 से काटो मेरे भाई 2 बार में, और 3 से काटो आप यहाँ 3 बार में, 2 से काटोगे 77 बार में। 77 का मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 231 हो जाएगा। बड़े आराम से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हुआ मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है,
समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? ठीक है। एक मेरे भाई यहाँ पर जो रॉकस्टार नाम से आईडी लिख रहा है कि बड़े बेकार टीचर है आप, यहाँ पर 8:30 बजे के क्लास में आपने लॉन्चिंग रख दी है। तो देख मेरे भाई, तेरे को किताब की हो सकता है ज़रूरत ना हो, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं ना, जो मेरे भाई जीएस में परेशान है, उनको ज़रूरत है। तो दोनों के देखने के नज़रिए अलग अलग हैं। तुम्हारी नज़र में वो सिर्फ एक लॉन्चिंग है, लेकिन जो बच्चे मेरे भाई यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जिनके जीएस में हाथ तंग है, उनके लिए वो एक रामबाण साबित है। ठीक है ना? तो अपना अपना नज़रिया है। कुछ लोग यहाँ पर मुफ्त का सिर्फ चाहते हैं कि उनको सारी चीज़ें मुफ्त की मिल जाए, मुफ्त की मिल जाए, मुफ्त की मिल जाए, और उसी के पीछे दीवाने हैं। और अगर कुछ ना मिले तो वहाँ पर वो कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है? तो उस भीड़ के मेरे भाई कहीं ना कहीं तुम एक पात्र हो। दूसरा बच्चा यहाँ पर ये भी समझ रहा होता है कि मेरे भाई यहाँ जितना हमारा महत्वपूर्ण पढ़ना है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा प्रैक्टिस करना भी है। तो उनके लिए वो किताब भी ज़रूरी है। किसी का हाथ पकड़ करके मैंने जीवन में कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा है मेरे भाई। इतना मान करके चलो, जो भी है तुम्हारी अपनी स्वेच्छा के ऊपर में है, तुम्हारे अपने के ऊपर में है। ठीक है? कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मेरे भाई पूरा पूरा चद्दर नहीं दिखता, उस चद्दर में एक छोटी सी छेद दिखती है। एक बार भी तुमने अभी ये अप्रिशिएट नहीं किया कि सर आज संडे का दिन था, आप भी चाहते बाकी लोगों की तरह आराम से चद्दर तान के सो सकते थे, घूम सकते थे, लेकिन आज सुबह 10 बजे आपने अपनी मॉक टेस्ट लगाई है ताकि हमारा भला हो सके। ऐसा एक सिंगल कमेंट भी तुम्हारा नहीं आया। तो क्या है ना दोस्त, यहाँ पर जो एफर्ट्स इंसान डालता है, कई बार उसकी कदर किया करो, नहीं तो पता चले कि वो भी तुम्हारा धीरे धीरे यूट्यूब से गायब हो जाए और तुम्हें वो भी ना मिल पाए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो उसकी भी थोड़ी सी कदर किया करो, थोड़ी इज्जत किया करो, अगर कोई तुम्हारे लिए इतना करता है तो। तुम्हें क्या लग रहा है बहुत आसान था आज के लिए मेरे ये मॉक टेस्ट लगाना? रात में 10 बजे बिठा करके टाइपिस्ट लोगों को कहा जाना नहीं है, तो उन्होंने क्वेश्चन टाइप किया। सुबह होते होते इनमें से क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए। 9 बजे से पूरी टीम लगी पड़ी थी 8:30 से आकर के। 9 बजे तक फिर एक राउंड फाइनल हुआ, 9:30 में दूसरा राउंड फाइनल हुआ, 9:45 में पीपीटी बन करके आई है, तब जा करके काम हुआ है। तो इतना थोड़ा मतलब लिखने के पहले जो है यहाँ पर ये सोचा करो। लिखते तो ऐसे हो पता नहीं 1 करोड़ का काट करके हमको चेक दे दिए हो और उसके बाद में हक जता रहे हो यहाँ पे कि ये क्लास का हम आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं और आप क्लास नहीं लिए, उसके जगह पे कुछ और कर दिया, आप ऐसा क्यों किए? ऐसा मत करो। ठीक है? पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, उसके ऊपर में फोकस करो, वो ज़रूरी है। मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग आए दिन देखते रहते हैं यहाँ पर। मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है? बुक्स की अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर, तो बहुत प्यार से, बहुत बहुत तसल्ली से मैंने यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में काम करना शुरू किया। वो आप किस नज़रिए से देखते हैं वो आपके ऊपर में। 2024 से मैंने अपने अंदर में पूरी तरीके से परिवर्तन लाने को सोचा। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा था मैं उससे सेटिस्फाइड था, लेकिन जिस तरीके से मैं काम कर रहा था मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। मैं सच में सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा पढ़ाना सही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा 4 और चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को हम कर सकते हैं, बच्चों को हम दे सकते हैं, लेकिन वो मेरे तरफ से नहीं हो पा रही है। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। ठीक है? तो सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे भाई यहाँ पर टॉपर्स का पॉडकास्ट हो गया, अलग अलग लोगों के पॉडकास्ट हो गए। मुझे ऐसा लगता था यार कि मेरी जो थॉट होती थी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी देखोगे ना तो आपको मेरे भाई समझ में आ जाएगा। और वो यहाँ पर क्या था कि ठीक है भाई, बच्चे को पढ़ा दिया, सिलेक्शन हो गया, कामयाब वो हो गया, तो अब क्या ज़रूरत है उसकी कहानियाँ सुनने की? फोकस करो उन लोगों के ऊपर में जो अभी कमज़ोर हैं, जो अभी वीक हैं, उनको पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन लो। ठीक है? इसी कारण था मेरे भाई कि 2024 में मैंने 3 चैनल से पढ़ाया। सबसे पहला चैनल रैंकर्स गुरुकुल, जिस पर आप अभी पढ़ रहे हैं, उस पर मैं मैराथन करवा रहा था, चाहे वो यूपी का एग्ज़ाम उठा करके देख लो, सीपीओ का देख लो या सीजीएल का देख लो। दूसरा चैनल था मेरे भाई कंसेप्ट वाला, वहाँ पर हम सेट करवाते थे और रिकॉर्ड कर करके डालते थे। और तीसरा चैनल था विजार्ड, जहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स डालते थे। जैसे एनटीपीसी के हमने 40 ट्रिक्स डाल दिए, ग्रुप डी के हमने ट्रिक्स डाल दिए, और लगातार मैं तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 चैनल से एक साथ पढ़ाता था। एक दिन में तीनों चैनल के लिए मुझे कंटेंट तैयार करना होता था। 2 में रिकॉर्डिंग जाती थी और 1 पर हम लाइव आकर के पढ़ाते थे। ठीक है? ये सोचो मेरे भाई। ठीक? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किया क्या, मतलब पढ़ाने पर फोकस था कि हाँ मुझे पढ़ाना है 2024 में। लेकिन उन पढ़ाने के चक्कर में क्या होता है कि जो 23 वाले बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे उनका रिजल्ट हम बहुत ज़्यादा आप लोगों के आगे नहीं रख पाए। तो 24 में क्या होता है, मेरे पास में ये कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, लगता है सर के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट ही नहीं हुए हैं, लगता है यहाँ पर इनके पास में रैंक ही नहीं है। ठीक है? पता नहीं यहाँ पर टॉपर क्यों नहीं इनको इंटरव्यू देना चाहता। ऐसी बातें निकल करके आई, मेरा दिमाग ख़राब। फिर उसके बाद कुछ वो भी बच्चे आ गए कि सर आपने पढ़ाया तो बहुत बेहतर है, स्ट्रेटजी के बारे में हमें नहीं पता, हमें कैसे पढ़ना है, हमें दूसरों की स्ट्रेटजी वीडियो देखनी पड़ रही है, दूसरों के इंटरव्यू देखने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो मैंने काम किया कि नहीं भाई ठीक है, 24 अपने जगह पर बहुत बढ़िया था, बट मुझे अपने आप को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। और आप 2025 का आज ये समय है, आप उठा करके देखो मेरे भाई, हर एक चैनल पर कम से कम 5-5 से 10-10 पॉडकास्ट डले हुए हैं, चाहे रैंकर्स गुरुकुल है, चाहे कंसेप्ट है, चाहे टॉक्स है।
ठीक है, हर चैनल पर आप उठा करके देखिए, क्या मेहनत नहीं लगती है इंटरव्यू लेने में? आप सोचिए कितनी मेहनत लगती होगी उस बच्चे को यहाँ बुलाने में, उसके रखने की व्यवस्था करने में, उसके खाने की व्यवस्था करने में। कई बार उसके साथ उसके दोस्त आते हैं, साथी संगाती आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, 5-5 लोगों का खाना रहना, सारी चीज़ों का व्यवस्था करना, पॉडकास्ट रूम में सारी चीज़ों का व्यवस्था मतलब तैयार करना। वहाँ पे उसको बताना पड़ता है यहाँ पर कि आपको नर्वस नहीं होना है, आपको आराम से बात करनी है। 2-2 3-3 टेक लगते हैं। और इतने के बाद में अभी जाकर के मैंने जब ऑल इंडिया रैंक 10 का इंटरव्यू लिया ना, तुम ऑल इंडिया रैंक 10 से जाकर के फ़ोन कभी मिले तुम्हें रास्ते में तो तुम उससे पूछना कि सर ने आपका इंटरव्यू कैसे लिया था। सुबह के 6 बजे तक मैं ऑफिस में काम कर रहा था। 6:30 बजे मेरे भाई मैं उठता हूँ अपने ऑफिस से, निकल करके मुंह हाथ धो करके 7 बजे मैं उसका पॉडकास्ट लेने जा रहा हूँ। 24 घंटे से नहीं सोया हूँ। एक रेडबुल ली है, रेडबुल पिया है मैंने, और वहीं पर उसका इंटरव्यू मैंने शुरू कर दिया। रात भर बैठ करके कंटेंट पर काम किया। सुबह होते पॉडकास्ट 9 9:30 तक उसका पॉडकास्ट फाइनल होता है। 10 बजे मैं घर पे संडे के दिन सोने आता हूँ और 2 घंटा सो करके फिर वापस ऑफिस में। क्यों की इतनी मेहनत, क्या ज़रूरत थी वहाँ पर? इसीलिए ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा गाइडेंस मिल पाए। और एक और चीज़ तुमको बता दें, अगर तुमको ये लग रहा हो कि सर पॉडकास्ट में व्यूज़ आएंगे, पॉडकास्ट में पैसे आएंगे, तो मेरे दोस्त एक सिंगल पॉडकास्ट भी मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है। किसी भी चैनल पर जा करके देखो, कंसेप्ट पर जा करके देखो, टॉक्स पर जा करके देखो, मेरे एक सिंगल पॉडकास्ट में तुमको ऐड देखने को नहीं मिलेगा। रीसेंट के 1-2 पॉडकास्ट का मैंने मोनेटाइजेशन ऑन किया। इसके अलावा आप उठा करके देख लीजिए, लगभग मैंने 15 से 20 पॉडकास्ट है जिस पे कम से कम आराम से मैं 10 से 12 लाख रुपए कमा सकता था अगर मैं मोनेटाइजेशन ऑन कर देता तो। लेकिन एक सिंगल पॉडकास्ट पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि कोई तुम्हें कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई तुम्हें कोई बात बोल रहा है और उसके बीच में एक छोटा सा यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐड आ जाए और तुम्हारे बीच में दखल डाल दे, बाधा डाल दे। कई ऐसी चीज़ें, इसलिए मैंने कहा ना, तुम चद्दर की छेद को देख रहे हो, तुम पूरा चद्दर देखो ना, वहाँ पे तुम और भी चीज़ें देखो, तुम्हारा टीचर कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है। तो सबसे पहले मैंने अपने अंदर में ये लाने की बदलाव की शुरू की कि भाई मुझे ये करना है, मुझे बच्चों को सशक्त बनाना है, मुझे उनको हर दिशा में गाइडेंस देनी है। वो शॉर्ट्स भी अगर स्क्रॉल कर रहा है ना, तो नाचने गाने की वीडियो ना आए, वहाँ पर भी ये वीडियो आए कि 5 से 6 घंटे में पढ़ करके सिलेक्शन कैसे ले। वो ज़रूरी है उसके लिए वहाँ पर। इसीलिए मैंने अपने खुद के चैनल पर खुद की वीडियो से ज़्यादा उन बच्चों के फेस को वैल्यू दी। नहीं तो कौन अपने चैनल पर किसी भी स्टूडेंट का वीडियो डालता है यार? मेरा चैनल है, मैं अपने आप को चमकाने पर काम करूंगा, अपनी चीज़ों को दिखाने पर काम करूंगा। आप मेरे टॉक्स के चैनल को जा करके देखो, लास्ट के 100 वीडियोज़ में कम से कम 90 वीडियो खाली स्टूडेंट लोगों के साथ में। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, क्या मिलेगा मुझे उन बच्चों से? लेकिन हाँ, उन बच्चों की बातों से आपको सिलेक्शन के रास्ते मिलेंगे, वो मेरे लिए ज़रूरी है और उसके ऊपर मैं काम किया। नहीं तो यार इतने सारे हमने शॉर्ट्स डाले, इतने सारे हमने जो पॉडकास्ट डाले, क्यों डाले? क्या ज़रूरत थी भाई? हमें मिल क्या रहा था ये बताओ? शॉर्ट्स पर 1 रुपया का पैसा नहीं मिलता है। पूरे पूरे हमने इंटरव्यू में 1 रुपये का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया, लेकिन हम काम ही क्यों कर रहे हैं? ये इतने सारे जो शॉर्ट्स हम डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, सीजल क्रैक करने में कितना समय लगता है यहाँ पर, इस तरीके से करके एनटीपीसी में ट्रेन के पीछे ये क्यों है, ट्रेन की गलत टिकट कटने के बाद क्या होती है, पढ़ाई का ढोंग मत करो, कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, रेलवे में आरपी, भाई इन सभी चीज़ों के जगह 10 जगह की वीडियो मैं बना सकता हूँ और 1-1 मिलियन की हर वीडियो जा सकती है। सोचा करो यार, मैं इसलिए कहा ना, सच में बहुत बुरा लगता है। आप इसमें देखो ना यार, क्या ज़रूरत है मुझे इन चेहरों को दिखाने की, इनको पॉपुलर करने की? कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे। अपना काम करेगा आदमी, अपने पढ़ने पर फोकस करेगा, अपनी चीज़ों के ऊपर में फोकस करेगा। आए दिन यहाँ लाऊंगा बैच की वीडियो, इसकी वीडियो, उसकी वीडियो। देखो तुम्हें कहीं पर भी अगर यहाँ दिख रहा हो मुझे बताओ, यहाँ पर हर छोटी चीज़ यहाँ पर कि हाँ भाई तुम समझ पाओ, तुम पढ़ पाओ, तुम्हारे अंदर हो पाए। एक एक बात मैं यहाँ पर एफर्ट डालने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई बच्चा सुबह उठ रहा है तो उसके मोबाइल में नाचने गाने की रील ना हो, उसके मोबाइल में पढ़ने का कंटेंट हो, पढ़ पाए वो वहाँ पे। ठीक है, तुम्हारी अपनी सोच है, अपने नज़रिया है। दूसरा मैंने यहाँ पर काम किया कि जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र ने मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा आपके पढ़ाई को आसान किया, उसी तरीके से मैंने और भी सोचा कि यार और भी जब मेरे पास में टीम है, जब मेरे पास में सामर्थ्य है, जब मेरे पास में लोग हैं, काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज भी आने लगे कि सर बाकी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। ठीक है नहीं दिख रहा भाई, ये नो सिग्नल आ चुका है। अब देखिए ऑल ओके है। हो गया मेरे भाई, आ गया। ठीक है,
बाकी चीज़ों में भी ऐसे ही काम किया कि जब मेरे पास में टीम है, जब मेरे पास में लोग हैं, तो हम उसके साथ में मेरे भाई यहाँ पर क्यों ना यूटिलाइज़ करें। और इसी वजह से हमने काफ़ी सारी किताबें बनाई। शुरू में जितने सारे लोग कहते थे ना मत पढ़ो, किताबों से कुछ नहीं रखा है, आज आप देखो हर टीचर अपना अपना किताब बनाने को आगरू है। उन्हें ये लगता है कि इन्हें पैसा मिलता है, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि हमने इस इंडस्ट्री में एक यहाँ पर शुरुआत जो AR पब्लिकेशन नाम से किया है, आदित्य रंजन पब्लिकेशंस का, इसका शुरुआत इसीलिए यहाँ पर नहीं किया कि हाँ बहुत पैसे आए। इसका शुरुआत सिर्फ इसीलिए किया है कि मुझे मार्केट में जितनी भी किताबें हैं उसकी आधी रेट पर बुक्स निकालनी है और क्वालिटी कंटेंट के साथ में निकालनी है। 500-500 की किताबें आपको हमारी पब्लिकेशंस की 300-300 रुपये में, 250-250 रुपये में मिल जाएंगी, और कंटेंट आपको बेहतर पता है कि यहाँ पर क्या है। कोई भी ऐसा किताब नहीं है जिसकी रेटिंग 4.5 से नीचे हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो। बट मेरी एक अलग थॉट प्रोसेस है जो तुम्हें अभी 1 से 2 साल के बाद में समझ में आएगा, अभी तुम्हारे समझ के भी बाहर की बात है। तो अभी क्यों समझाना तुम्हें, छोड़ो हटाओ, पढ़ो तुम यहाँ पे। तुम्हें 500 की चीज़ अच्छी लगती थी तो तुम उसी में खुश रहो, ठीक है। कोई कंपल्सन थोड़ी है मेरे भाई, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा है, आराम से खर्च करो, बहुत पैसे तुम्हारे पास में। मुझे तो उनके लिए काम करना है जिनके पास में नहीं है इतना, जिनका सामर्थ्य इतना नहीं, और मैं उनके लिए काम करूँगा, चाहे कितना भी लोग कहें मैं तो करूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आ जाओ चलो पढ़ो 23 नंबर सवाल देखो। एक सर्कुलर रेस है 750 मीटर का, एक्स और वाई स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से सेम टाइम पे। स्पीड एक की 9 है, दूसरे की 13.5 है। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं वहाँ पर, ठीक है, इफ़ दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन देन व्हेन दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक। जब भी मेरे भाई लोग यहाँ पर जो है एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड हो जाता है माइनस, और अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट में चलते हैं, तो स्पीड हो जाता है प्लस। तो अगर हमसे ये पूछा गया कि वो पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार कब मिलेंगे तो बड़ी आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर निकाल सकते हो। टाइम बराबर में डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ 13.5 में से 9 घटा दो, स्पीड हमारा कितने का है मेरे भाई, यहाँ पर 4.5 का है, ठीक है। और ये चूंकि मेरे भाई यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करेंगे। बट्टे का 18 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा। आप इसका दशमलव हटा दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा। 45 से कितनी बार में काटोगे मेरे भाई, 4 बार में। और 5 से कितनी बार में काटोगे, 15 बार में। 150 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो बड़े आसान तरीके से आप इसको भी मेरे भाई यहाँ पर बना सकते थे, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। सवाल में कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7200 इन 3 साल एट अ रेट ऑफ इतना इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट, ठीक है, गिव्स द सेम सिंपल इंटरेस्ट एज 9600 एट अ रेट ऑफ x% पर एनम इन यहाँ पर 4 ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दो अलग अलग पैसे हैं और दोनों का मेरे भाई जो ब्याज है वो हमारा बराबर है, यानी इतने रुपए पर 3 साल 16% की दर से और इतने रुपए पर x% की दर से 4 साल का जो ब्याज है वो क्या है, बराबर है। तो ब्याज हमारा क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाता है प्रिंसिपल, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर टाइम, ये हो जाता है रेट। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ x हो जाएगा, फिर उसके बाद में 4 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, इसकी आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं है। अगर हम 12 से काटेंगे, 1200 से 6 बार में, 1200 से मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में। अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो मेरे भाई यहाँ पर समझ पाओगे, 8 और 4 32 है मेरे भाई यहाँ पर, 32 है मेरे भाई यहाँ पर, तो 16 यहाँ से ले लो और 2 यहाँ से ले लो, यानी 3 बच जाएगा। बेसिकली x बराबर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आज है संडे का दिन, मुझे पता है तुम्हारा मन काफ़ी ज़्यादा विचलित होगा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। हो सकता है कुछ क्रिकेट भी खेलने जाएं, कुछ और भी करने जाएं। बढ़िया है, क्रिकेट भी खेलने जा रहे हो तो जाओ, कम से कम पसीने तो बहेंगे। लेकिन अगर रूम में बैठ करके मूवी देखने का या कुछ और सोचने का सोच रहे हो तो वो कर लेना। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात है, आज हमने मेरे भाई अपने एक स्टूडेंट की इंटरव्यू डाली है जो यहाँ पर वो IAS बने हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था मेरे भाई, जैसे UPSC 2020 का ये 24 का रिजल्ट आया था, तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि एक कॉल आता है यहाँ पर कि सर हम जो है UPSC में सेलेक्ट हो गए और इस बार अभी जो कैडर मिला है वो IAS कैडर मिला है। और UPSC के लिए जितनी वीडियोस हमने कराई थी यहाँ पर उन्होंने इसको देखा, फॉलो किया और बढ़िया तरीके से CSAT में इनके नंबर आए।
ठीक है। तो ये इंटरव्यू आपके लिए देखने लायक बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ये बताया अपने जीवन काल में कि सर हमने ग्रुप डी का यहाँ पर जो है वो पेपर दिया, ग्रुप डी का पेपर भी हम अनसेलेक्ट हो गए। मुझे ऐसा लगा कि आज के समय यूपीएससी निकालना आसान है, लेकिन ये रेलवे ग्रुप डी निकालना बहुत मुश्किल है। इन्होंने सीजीएल के, क्लर्क के, बाकी सभी लेवल के पेपर दिए और कई ऐसे पेपर रहे जहाँ पर ये असफल हुए। इसलिए लिखा है कि 20 बार असफल होने के बाद भी यूपीएससी में आईएएस ये बन गए और कैसे बने। तो ये हमारा चैनल है आदित्य रंजन सर टॉक्स करके, इसके ऊपर में हमने ये इंटरव्यू डाल दिया है। इस क्लास के बाद में आप जा करके देख लेना, मैं कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पिन कर दूंगा। ठीक है, तरीके से मेरे भाई आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया इंटरव्यू है, आप इसको देखना, मज़ा आएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है, सीजीएल में तो सिलेक्शन हो ही रहा था, यूपीएससी में भी अपने भाई लोग सेलेक्ट होने लगे, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, फॉर ट्रायंगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रायंगल के लिए कौन सा कथन सही है। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल 180 होता है। हाँ जी भाई, ये कथन सही है। ऑल इंटीरियर एंगल कांट बी इक्वल, ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। जितने भी आंतरिक कोण होंगे सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर बराबर होंगे। कैन हैव एट मोस्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल, कहने का मतलब यहाँ पर अधिकतम एक ही कोण जो है वो 90 से ज़्यादा हो सकता है, ये बात भी सत्य है। अगर तुम एक कोण को 90 से ज़्यादा करोगे तो बाकी दोनों ऑटोमेटिक 90 से छोटे होंगे, यानी ये सत्य है। सम ऑफ द टू साइड में और मे नॉट बी इक्वल टू द थर्ड साइड, ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आना मेरी बात को। सम ऑफ द टू साइड मेरे भाई यहाँ पर मे बी इक्वल टू थर्ड साइड, जैसे इस दिन ये हो गया तो ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। जब भी मेरे भाई यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये तीसरी वाली भुजा अगर इन दोनों के मेरे भाई योग के बराबर होगी तो ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। यानी 1 नंबर और 3 नंबर मेरे भाई बात सत्य है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आज हमारा ये पूरा का पूरा 25 सेट रहा। और यहाँ पर मेरे भाई जो है बढ़िया तरीके से आपको ये पूरा जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा, तो मैथ्स बाय आदित्य रंजन और यहाँ पर रैंकर्स गुरुकुल पर मिलेगा। बाकी कैसा लगा आज का सेशन मुझे ज़रूर बताना। साथ में ये भी बताना मुझे कि जो तुम्हारा अगला मॉक टेस्ट हम अगले संडे का प्लान कर रहे हैं उसके लिए हम लेवल को क्या रखें, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन रहा उसमें सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की कि मॉक क्यों ज़रूरी है, दूसरा मॉक कैसे देना चाहिए, तीसरा मेरे भाई मॉक देने के परिणाम क्या होते हैं, चौथा हमने मॉक के एनालिसिस के ऊपर में बात की कि अगर गलतियाँ हो तो उसको सुधार कैसे करें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर में हमने चर्चा कर ली। फिर उसके बाद पूरे क्वेश्चन करवाते वक्त में मेरा ये फोकस था कि आपको हम एग्ज़ाम वाला अप्रोच सिखा पाएँ और बता पाए कि पेपर में अप्रोच क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, और लास्ट में हमने ये भी बताया कि देखो आज का दिन कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो उसके लिए तुम्हें एक पॉडकास्ट देख लेनी है एक आईएएस की यहाँ पर, तो उसको भी देख करके तुम सशक्त होना। बाकी कैसी लगी आज की वीडियो वो मुझे ज़रूर बताना। अगले मॉक टेस्ट की तुम्हारी डिमांड क्या है वो भी बताना। कितना लेवल उसका चाहिए, क्या थोड़ा ऊपर चाहिए क्वेश्चंस, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस चाहिए, किस तरह के चाहिए मुझे वो भी बताना। बस तुम बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कहीं पर भी मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ। हर दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। 2024 में पढ़ाने पर काम किया, 24 में पढ़ाने के साथ साथ गाइडेंस, मोटिवेशन और पब्लिकेशन तीनों को साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि तुम्हारा फ़ायदा हम करा पाएँ। पढ़ना है क्लास से, किताबें पढ़नी है पब्लिकेशन से, और गाइडेंस है और बाकी चीज़ें हैं तो वो पॉडकास्ट के लिए हम तुम्हारे लिए कर ही रहे हैं। ठीक है, बस बेहतर तरीके से तुम पढ़ो और बेहतर तरीके से तुम आगे बढ़ो। हे पार्थ, तुम आगे बढ़ो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।